एपिसोड 301 टू 310 जल्दी करो, हमें ये पता लगाना है कि प्राइम थंडर डेमन कहाँ जा रहा है, ओस्कर ने चिल्लाते हुए कहा जब वह दूसरों के साथ इग्नो चींटियों के घोंसले से बाहर निकला। उसने अपने ऑपरेटर की बात ध्यान से सुनी, जैसा कि अन्य लोगों ने भी किया, पश्चिम की ओर मुड़ने से पहले विशाल ज्वालामुखी की ओर। अजीब बात यह है कि यह ज्वालामुखी ही था जिसकी ओर एडम और कैटरिन मूल रूप से बढ़े थे। एसेंस स्कारलेट पायरोमेंसर को वहीं स्थित होना था। थंडर डेमन एक लावा राजा को ज्वालामुखी में क्यों ले जा रहा है? यहाँ क्या हो रहा है और प्राइम थंडर डेमन आखिर कहाँ से आया? कैटरिन ने भौहें सिकोड़ते हुए, अपने दांत पीसते हुए कहा। उसे जो कुछ हो रहा था वह बिल्कुल पसंद नहीं आया। पहले चींटियां, फिर गोल्डन लाइट स्क्वाड और अब प्राइम थंडर डेमन, जिसे यहाँ होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वह अग्नि राक्षस नहीं है। कैटरीन ने मन ही मन कहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका इतना बुरा भाग्य क्यों है। खैर, पहले दो बिंदु एक दूसरे से संबंधित सहयोग मात्र थे, क्योंकि इग्नो किंग के जन्म के खतरे के बिना यहाँ कोई गोल्डन लाइट स्क्वाड नहीं होता। लेकिन प्राइम थंडर डेमन ने कई अलग अलग कारणों से यहाँ आने का फैसला किया, जिनमें से एक एडम और उसका स्वभाव था। हालांकि ये कई कारणों में से सिर्फ एक था। थंडर डेमन बहुत चतुर और चालाक राक्षस होते हैं, ओसाना ने गहरी निगाह से जमीन पर विचारपूर्वक अपना पैर टैप करते हुए कहा। निश्चित रूप से उसे पता है कि एडम तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह उसे पकड़ नहीं लेता। इसके अलावा थंडर डेमन को पता होना चाहिए कि एडम अधिक शक्तिशाली है और उनकी लड़ाई में वह हार जाएगा। फिर जब ओसाना ने राक्षस की सरल किंतु प्रभावी योजना का खुलासा किया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बाम! एडम का पैर तीव्र गति से दाहिनी ओर से थंडर डेमन के सिर पर पड़ा, जिससे उसके पीछे विद्युत का निशान बन गया। थंडर डेमन मुस्कुराया और हमले को रोकने के लिए अपना दाहिना पंजा उठाया। कांपना, कांपना, कांपना! थंडर डेमन के शरीर में सिहरन की लहर दौड़ गई, क्योंकि टक्कर के कारण राक्षस कुछ मीटर दूर जा गिरा। एडम अपना हमला जारी रखना चाहता था, लेकिन थंडर डेमन ने आसानी से अपना संतुलन वापस पा लिया और आत्मविश्वास से जमीन पर उतरा। उसने लावा राजा को एक पंजे से पकड़ रखा था, जो बड़ा और भारी था। थंडर डेमन ने अपने पंजे को देखा, एडम की लात से फटी हुई पपड़ियों को देखा और अपने दांत चाटे। वह जानता था कि ब्लैक सिंडर वन उसका घर नहीं था, यह एक दुर्गम स्थान था, जहां उसके जैसे बिजली के राक्षस के लिए ज्वाला भूमि में कोई जगह नहीं थी। थंडर डेमन चुनौती के लिए तैयार था, क्योंकि उसकी चालाक योजना में किसी से लड़ना शामिल नहीं था। उसे लावा राजा को चुराना था, जो उसने पहले ही कर लिया था। अब बस ज्वालामुखी तक पहुंचना बाकी था। हूश! थंडर डेमन की आंखें चमक उठीं जब उसके तराजू के नीचे से चमकते प्लाज्मा जैसी घनी बिजली निकली। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे समझ में नहीं आया कि थंडर डेमन क्या कर रहा था, क्योंकि उनकी लंबी लड़ाई के दौरान एसेंस वन ने कभी ऐसी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया था। फिर थंडर डेमन के काले शल्क तीव्र गर्मी से लाल होने लगे। वे किसी लोहार द्वारा भट्टी से निकाले गए धातु के टुकड़े की तरह चमक रहे थे और लाल गर्म थे। थंडर डेमन से आने वाली भाप की हल्की धाराएं जल्द ही बहुत बड़ी और अधिक सक्रिय हो गईं, और उसके पैरों के नीचे की राख बारूद की तरह लाल रंग की चिंगारी के साथ चमकने लगी। एडम, सिर्फ प्राइम थंडर डेमन्स में ही यह क्षमता है। वह अपने शरीर को बिजली से गर्म करता है, जिससे उसकी शारीरिक क्षमताएं एक नए स्तर तक बढ़ जाती हैं। सिल्वाना ने तीखी नज़र से गंभीरता से कहा। उसने महसूस किया कि हालांकि एडम ने पहले एक अधिक शक्तिशाली थंडर डेमन को हराया था, लेकिन वे एक प्राइम थंडर डेमन को कम नहीं आंक सकते थे, जिसकी ताकत का स्तर लगभग समान था। एडम ने सिर हिलाया और लड़ाई के लिए तैयार होकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपनी सुई को कसकर पकड़ लिया और थंडर डेमन के शरीर में कमजोरियों की तलाश करने लगा। लेकिन थंडर डेमन एडम और सिल्वाना के विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। हूश! थंडर डेमन मुस्कुराया और बिना किसी हिचकिचाहट के ज्वालामुखी की ओर बढ़ा। उसका इरादा एडम से लड़ने और उसके जीवन को खतरे में डालने का नहीं था। सुदृढ़ीकरण के बाद थंडर डेमन बहुत तेज हो गया और अपने पीछे भाप की धाराएं और जमीन पर लाल गर्म राख का निशान छोड़ गया। एडम ने थंडर डेमन की हरकतों से हैरान होकर कई बार पलकें झपकाईं। उसकी जगह कोई भी राक्षस होता तो भागने के बजाय तुरंत एडम के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़ता। अरे वाह, वे वाकई चालाक और चतुर हैं और उनके अपने लक्ष्य हैं। एसेंस वन साल्ट विलेज में लड़ने के लिए आया था और अंत तक लड़ता रहा, लेकिन इस थंडर डेमन का लक्ष्य बिल्कुल अलग है। एडम ने थंडर डेमन के पीछे भागने से पहले अपने दांत पीसते हुए गुर्राहट की। अनुभव की कहानियां MVLA योजक चिन्ह novelbun.net पर। इस बीच कैटरिन, ओस्कर और अन्य लोग धीरे धीरे पश्चिमी ज्वालामुखी के पास पहुंच रहे थे। उन्होंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, इसलिए उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ और मिनट लग गए। समय समय पर एडम थंडर डेमन को पकड़ने में कामयाब हो जाता था, भले ही उसे मजबूत किया गया था और उसने थंडर डेमन को असंतुलित करने की कोशिश करते हुए हमला किया था। इसके कारण थंडर डेमन को हमलों से बचने के लिए अपनी दिशा बदलनी पड़ी, इसलिए पश्चिमी ज्वालामुखी तक उसका रास्ता लंबा हो गया।
हूश! एडम ने अपनी सुई सीधे थंडर डेमन की ओर फेंकी, जो राक्षस के कंधे को छेदने वाला था, लेकिन थंडर डेमन ने चांदी की सुई को पकड़ लिया और एडम को अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, उसने अंततः लड़ने का फैसला कर लिया, एडम ने मन ही मन कहा और तेजी से थंडर डेमन के पास पहुंचा। तथापि बाम! थंडर डेमन ने अपनी पूंछ जमीन पर पटकी, जिससे उसके चारों ओर राख की लहरें उठने लगीं, जिससे एडम नीचे गिर गया। एडम ने अपने दांत पीस लिए और राख के कपड़े को काटने के लिए अपनी सुई को कुछ बार घुमाया, लेकिन थंडर डेमन अब वहां नहीं था। राक्षस पश्चिमी ज्वालामुखी के तल तक पहुंच गया था, अपनी आंखों में एक पागल चमक के साथ उसके शिखर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। क्या बकवास है, वह क्या कर रहा है? एडम, सिल्वाना ने कहा, आपको उसे रोकना होगा या ज्वालामुखी में गिरने से पहले उसे मार डालना होगा। क्यों? क्या वह लावा में जलकर राख नहीं हो जाएगा? एडम उलझन में था, लेकिन राक्षसों के पीछे तेजी से दौड़ते हुए थंडर डेमन का पीछा करना जारी रखा। सिल्वाना ने अपने होंठ काटे, उसके शरीर की ताकत को देखते हुए, ये पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा लावा राजा भी नहीं जलेगा क्योंकि उसके पास आग से अच्छी सुरक्षा है, जो इस बात को देखते हुए तर्कसंगत है कि वो कहाँ पैदा हुआ था। सिल्वाना ने गहरी सांस ली। वैसे भी थंडर डेमन की योजना सरल लेकिन खतरनाक है। वह लावा का उपयोग आपसे और दूसरों से बचने के लिए करना चाहता है। फिर वह क्रिस्टल से ऊर्जा से संतृप्त लावा राजा को खा जाएगा और जल्दी से उसे अवशोषित कर लेगा। और एडम ने गले में कुछ अटकाकर कहा, उसे एहसास हुआ कि सिल्वाना क्या कहना चाह रही थी। इसकी शक्ति और सभी परिस्थितियों को देखते हुए इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि यह विकसित होगा और बैंगनी खतरे के स्तर से आगे निकल जाएगा, सिल्वाना ने धीमी आवाज में कहा। एडम, यह इग्नो चीटी राजा से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें सब कुछ करना होगा लेकिन उसे मारना नहीं है, इससे पहले कि वह लावा राजा को खा जाए, सिल्वाना ने आत्मविश्वास से कहा। एडम ने गहरी नज़र से धीरे से सिर हिलाया और फिर रुककर कैटरिन और गोल्डन लाइट स्क्वाड की ओर बढ़ गया। उस समय तक वे ज्वालामुखी के पास पहुंच चुके थे और धीरे धीरे उसके केंद्र की ओर चढ़ रहे थे। उनका एक ही लक्ष्य था और आने वाली आपदा को रोकने के लिए उन्हें मिलकर काम करना था। वूश! एडम उनके सामने आया और उसने छोटे छोटे पत्थर उड़ाकर किनारे की ओर फेंके। जैसे ही उसने ओस्कर और कैटरिन की ओर देखा, अरे, हमें थंडर डेमन को मारना है और हमारे पास ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। आपने पहले ही एक योजना बना ली है ना? एडम ने अपनी आवाज में थोड़ी सी उम्मीद के साथ पूछा। जवाब में उसे केवल कैटरीन की आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट मिली। प्राइम थंडर डेमन ज्वालामुखी के केंद्र तक लगभग पहुंच चुका था। एडम, कैटरीन और अन्य के पास बहुत कम समय था। उन्हें जल्दी से तय करना था कि क्या करना है और उनकी योजना सरल और प्रभावी होनी चाहिए। जरूर, योजना तो पहले से ही है। असल में इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगी कि यह आसान होगा। कैटरीन ने एडम की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। एडम ने भौहें उठाईं और ध्यान से उसकी बात सुनी। काफी हद तक यह आसान है। उसे ज्वालामुखी के अंदर गोता लगाने दो और लावा राजा को खा जाओ। वैसे भी हमारा मुख्य उद्देश्य इग्नो चीटी राजा के उभरने को रोकना है, इसलिए अगर कोई लावा नहीं होगा तो कोई राजा भी नहीं होगा। कैटरीन ने अपना हाथ हिलाया। कैटरीन ने आगे कहा, जरूर, ये जोखिम भरा है क्योंकि थंडर डेमन विकसित हो सकता है और फिर हमें बस भागना है और प्रार्थना करनी है कि राक्षस हमें पकड़ न ले। लेकिन कैटरीन के मुंह के कोने ऊपर उठ गए। इसे विकसित होने में बहुत समय लगता है, इसलिए हमारे पास इसे मारने के लिए समय होगा। कैसे? एडम ने शांत स्वर में पूछा, जबकि उसके बाल हल्के से उड़ रहे थे, या तो बिजली की चमक से या हल्की हवा के झोंकों से। कैटरीन ने गहरी सांस लेते हुए ओस्कर की ओर देखा। थंडर डेमन के लावा में डूबने के तुरंत बाद हम उस पर अपने सभी सबसे शक्तिशाली हमले करेंगे। ज्वालामुखी फट जाएगा, ऊर्जा थंडर डेमन को चीर देगी और हम अंततः इस चीटी की कहानी से निपट लेंगे, कैटरीन ने समझाया। अच्छा, तो हम अभी शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि अब आप लोग तैयार हैं, है ना? एडम ने गोल्डन लाइट स्क्वाड की ओर देखते हुए पूछा। ओस्कर, एरला, लेरो और ओसाना ने सिर हिलाया। जब वे यहाँ दौड़ रहे थे तो उन्होंने पहले ही योजना पर विस्तार से चर्चा कर ली थी, इसलिए उनमें से प्रत्येक को पता था कि उन्हें क्या करना है। फिर वे तेजी से ज्वालामुखी के शीर्ष की ओर बढ़े, जहां थंडर डेमन पहले से ही एक विशाल लावा राजा को लेकर दौड़कर पहुंचा था। अरे, वह कमीना वाकई बहुत खतरनाक लग रहा है। और साल्ट विलेज में जिंदा रहने के लिए तुम्हें एक ताकतवर थंडर डेमन को हराना पड़ा था, है ना? ओस्कर ने थंडर डेमन को घूरते हुए पूछा, जो ज्वालामुखी के दूसरी तरफ था। थंडर डेमन ने दस्ते की तरफ देखा, मुस्कुराया और सीधे बीच में कूद गया। उसके तर्क के अनुसार सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने योजना बनाई थी। वो समय पर पहुंच गया था और फैंटम बहुत देर से पहुंचे थे। इस प्रकार उसे केवल सुरक्षा और विकास के लिए लावा परत का उपयोग करके लावा राजा को खाना था। उसके बाद कोई भी प्रेत उसका कुछ नहीं कर सकता था।
खैर, एक राक्षस के लिए थंडर डेमन का विचार आश्चर्यजनक रूप से विचारशील था, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण विवरण को ध्यान में नहीं रखा। ज्वालामुखी के अंदर गोता लगाकर वह इस जगह को अपनी जेल बना रहा था। थंडर डेमन केवल लावा राजा को खाने और विकसित होने के बाद ही ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाला था, जिसका मतलब था कि इस पूरे समय वो यहीं फंसा रहेगा। लेरो, शुरू हो जाओ, ओस्कर ने गंभीरता से कहा। जरूर। लेरो ने सिर हिलाया और अपनी किताबें फिर से खोलीं। इस बार लाल रंग का प्रकाश बहुत अधिक चमकीला और अधिक सक्रिय था, जिससे पता चला कि यह क्षमता पिछली बार से कई गुना अधिक थी। लेरो ने भौहें सिकोड़ते हुए अपने दांत भींच लिए। सहायता ने दूसरों की मदद की, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। तभी ज्वालामुखी की गहराई में उसके नीचे के सारे लावा को ढकते हुए एक विशाल लाल रंग का जादुई घेरा प्रकट हुआ। ऐसा लग सकता है कि लेरो के नेक्सस गुण एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे, क्योंकि दोनों क्षमताओं में लाल जादू के घेरे थे। खैर, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पिछली बार लेरो ने अपनी क्षमता का उपयोग ओस्कर को मजबूत करने के लिए किया था। अब उसने एक जादुई घेरा बनाया था जो उससे होकर गुजरने वाले हर हमले को और अधिक शक्तिशाली बना देगा। जादुई घेरे के किनारों पर 6 पारदर्शी क्रिस्टल लगे थे, जिससे पता चलता था कि जादुई घेरा केवल 6 हमलों को ही बढ़ा सकता था। उसके बाद इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और लेरो को एक नया घेरा बनाना होगा। ये देखते हुए कि उन्होंने 10 मिनट से भी कम समय में अपने नेक्सस का 2 बार उपयोग किया था, उन्हें गंभीर परिणामों से बचने के लिए आराम की आवश्यकता थी। बहुत बढ़िया, कैटरिन, अब तुमने वादा किया था कि तुम अपना दूसरा नेक्सस गुण इस्तेमाल करोगी, ओस्कर ने उसे घूरते हुए कहा। कैटरीन ने आंखें घुमाईं और चिढ़कर खर्राटे लिए। ठीक है, मैं ये केवल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थंडर डेमन वहाँ है। मुझे अभी भी स्कारलेट पायरोमैंसर के खिलाफ लड़ाई के लिए अपनी शक्तियों को बचाने की ज़रूरत है, तुम्हें पता है। कैटरिन ने ज़मीन पर अपना स्टाफ थपथपाने से पहले गहरी सांस ली। उसकी आंखें चमक उठीं जब हरे रंग की ऊर्जा तेजी से डंडे के साथ जमीन में धंसती चली गई। यह असंभव था कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के ठीक ऊपर कुछ भी उग सकता था, जहां हर जगह केवल राख और लावा बहता था, लेकिन ये कैटरिन की क्षमता के लिए कोई बाधा नहीं थी। जल्द ही इन क्षमताओं में से कुछ भी नहीं बचेगा। खैर, शायद ये कोई बुरी बात नहीं है कि मुझे अब उनका उपयोग करने का मौका मिला है। कैटरीन ने मन ही मन बुदबुदाया और उसकी निगाहें थक गईं। एक गहरी सांस के साथ कैटरिन ने अपना स्टाफ जमीन से हटा लिया। लेरो की तरह वह भी पहले ही 2 नेक्सस क्षमताओं का इस्तेमाल कर चुकी थी, इसलिए अभी के लिए वह केवल अपने आदेशों पर भरोसा कर सकती थी। कांपना, कांपना, कांपना। जमीन हिली, जिससे बहुत सारी जड़ें निकलीं और एक ही जगह पर जा पहुंचीं। मोटी जड़ें आधार बन गईं, जबकि छोटी जड़ें मोटी जड़ों के चारों ओर बेलों की तरह फैल गईं। जल्द ही कैटरीन से कुछ ही दूरी पर 6 पीली पंखुड़ियों वाला एक विशाल फूल दिखाई दिया, जिसमें कई चमकीले रंग के पुनकेसर थे जो पराग उत्सर्जित कर रहे थे। लेकिन पराग का एक सटीक उद्देश्य था, कैटरीन के सहयोगियों पर गिरना। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बर्फ के टुकड़ों या शहद के छोटे कणों की तरह एम्बर पराग एडम पर गिरा, फिर ओस्कर पर, और जल्द ही एर्ला और अन्य लोगों तक पहुंच गया। सभी को ताकत का एहसास हुआ क्योंकि उनके शरीर मजबूत हो गए और ऊर्जा की मात्रा बढ़ गई। वाह, इस पराग के क्या प्रभाव हैं? लेरो ने कुछ प्रशंसा के साथ पूछा। वह ऐसी क्षमताओं का घमंड नहीं कर सकता था। कैटरीन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह कुछ भी नहीं कहना चाहती थी क्योंकि उसे उसकी क्षमताएं पसंद नहीं थीं, लेकिन जब उसने लेरो की ईमानदार मुस्कान देखी तो उसने अपना विचार बदल दिया। ठीक है, अगर मैं उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट कर दूं तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कैटरीन ने पराग का एक टुकड़ा पकड़ने से पहले मन ही मन बुदबुदाया। शारीरिक क्षमताओं में सामान्य वृद्धि, लेकिन यह सिर्फ एक अच्छा बोनस है। पराग का मुख्य उद्देश्य आपकी ऊर्जा को बढ़ाना और उसकी रिकवरी को तेज करना है, इसलिए आपको नेक्सस का फिर से उपयोग करने में 1 घंटे से भी कम समय लगेगा, जबकि सामान्य तौर पर इसमें कई घंटे लगते हैं, कैटरीन ने जल्दी से कहा। एडम ने पराग की ओर देखा, थोड़ा सिर हिलाया और ओसाना को घूरने लगा। अरे, क्या आप भाग लेंगे? ओसाना मधुर मुस्कान के साथ मुस्कुराई। नहीं, मैंने पहले ही तुम पर अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर लिया है। मेरी अन्य क्षमताएं दूसरे उद्देश्यों के लिए हैं। ओसाना ने अपना सिर झुकाकर एडम की जांच की। ठीक है, हम सहायक। ओसाना ने कैटरीन की ओर देखा, जो उसके शब्दों पर भारी भौहें चढ़ा रही थी। हमने वह सब कर दिया है जो हमसे अपेक्षित था, अब आपकी बारी है। एडम, ओस्कर और एर्ला ने ज्वालामुखी की ओर जाने से पहले सिर हिलाया और जादुई घेरे से बुदबुदाते लावा को देखा। अरे, तुम अपने नेक्सस का इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे लगता है कि यह सुई फेंकने से कहीं ज्यादा कारगर होगा, सिल्वाना ने शांत स्वर में कहा। अभी तुम्हारे पास जितने भी अतिरिक्त हथियार हैं, ये तुम्हारा अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला होगा। एडम ने सिर हिलाया और अपनी उंगलियों की ओर देखा, जिनके बीच कभी कभी बिजली के झटके लगते थे। अरे, मेरी नई आर्टिफैक्ट क्षमता पिछली वाली से कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन इस स्थिति में मैं आसमान से अपनी बिजली की मार का इस्तेमाल कर सकता हूँ।
उस क्षमता ने मुझे एक से ज्यादा लड़ाई जीतने में मदद की। एडम ने मन ही मन बुदबुदाया, अपनी ऊर्जा को अपने दस्तानों की ओर मोड़ते हुए। इस समय ओस्कर और एर्ला अपनी क्षमताओं को तैयार करने के लिए आगे बढ़े। उनके पास समय था, लेकिन उन्हें अभी भी जल्दी करनी थी, क्योंकि थंडर डेमन लावा राजा को निगलने वाला था। एडम के हाथों के बीच एक चांदी के गोले में धागे इकट्ठे हो गए। उसकी शांत निगाह के नीचे कुछ हद तक चिंतनशील और कुछ हद तक शांत। उसे थंडर डेमन को मारने पर ध्यान केंद्रित करना था, लेकिन चूंकि अन्य लोगों को तैयारी के लिए समय चाहिए था, इसलिए वह अपने विचारों को कुछ स्वतंत्रता दे सकता था। आगे बढ़ने से पहले ओस्कर ने एडम के चांदी के गोले को गंभीरता से देखा। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसके बाएं हाथ में सुनहरी ज्वाला चमक उठी, बिल्कुल भी गर्म नहीं, क्योंकि इसका स्रोत आग नहीं बल्कि वह प्रकाश था जो ओस्कर की मुख्य शक्ति थी। फिर ओस्कर ने अपना बायां हाथ अपनी तलवार पर रखा, जिससे तलवार में से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उसका ब्लेड बहुत बड़ा हो गया। बुरा नहीं है, लेकिन क्या तुम अपनी तलवार सीधे ज्वालामुखी में फेंकने जा रहे हो? मुझे डर है कि इतना बड़ा नेक्सस भी शक्तिशाली हमलों के बीच में खुद को पाकर नुकसान का सामना नहीं कर पाएगा। ओस्कर की तलवार को देखते हुए कैटरीन मुस्कुराई। ओस्कर ने अपना सिर हिलाया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैं सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि कई हमले करने जा रहा हूँ। सौभाग्य से लेरो का जादुई घेरा मुझे 6 हमलों को बढ़ाने की अनुमति देता है। हम सिर्फ 3 हैं, इसलिए मैं 4 हमले करूंगा, ओस्कर ने आत्मविश्वास से कहा। कैटरीन ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि ओस्कर ये काम कैसे करेगा, क्योंकि भले ही उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी। कोई भी के एक फैंटम अपने द्वितीय क्रम का लगातार 4 बार उपयोग करने में सक्षम नहीं था, तथा दूसरी बार के बाद घातक रूप से समाप्त हो सकता था। बेशक फैंटम की कई सीमाएं थीं, लेकिन सहनशक्ति में अंतर इतना बड़ा नहीं हो सकता था। फैंटम के शरीर की भी एक सीमा थी, क्योंकि जैसे जैसे उनका शरीर मजबूत होता गया, वैसे वैसे उनकी क्षमताओं की शक्ति भी बढ़ती गई, और इस तरह उनकी क्षमताओं से उनके शरीर पर दबाव भी बढ़ता गया। ये बंदूक के कैलिबर जैसा था। कैलिबर जितना बड़ा होगा, हथियार उतना ही मजबूत होगा, और झटका भी उतना ही अधिक होगा। ऑस्कर मुस्कुराया, अपने चेहरे पर कैटरीन की उलझन भरी नज़र महसूस की। फिर हवा की शक्तिशाली धाराएं उसके बाएं हाथ के चारों ओर दिखाई दी, जहां हाल ही में एक सुनहरी लौ जल रही थी। बहुत जल्दी ही हवा एक बड़े से दस्ताने में बदल गई, जिसने ओस्कर की पूरी बाह को ढक लिया। दस्ताने में जानवर जैसे 5 लंबे पंजे थे और बाहरी हिस्से पर 3 लंबे नुकीले ब्लेड थे। ओह, एक शक्तिशाली क्षमता वाली कलाकृति, है ना? कैटरीन ने हल्की दिलचस्पी के साथ पूछा। ऑस्कर ने सिर हिलाया, हाँ, कुछ इस तरह से। फिर वो एर्ला की ओर मुड़ा। क्या तुम ठीक हो, तैयार हो? ऑस्कर ने पूछा। उसकी निगाहों में चिंता साफ झलक रही थी। उसे चिंता थी कि एडम के साथ हाल ही में हुए विवाद ने एर्ला को उनकी सोच से कहीं ज्यादा प्रभावित किया होगा। जवाब में एर्ला ने सिर्फ सिर हिलाया और अंगूठा दिखाया। बेशक एडम के शब्द उसके दिमाग में खंजर की तरह चुभे, लेकिन वह उस घटना से पहले ही उबर चुकी थी। अब उसके सामने एक महत्वपूर्ण कार्य था और वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रही थी। क्रैकल, एर्ला ने अपनी विशाल स्नाइपर राइफल को ज्वालामुखी की ओर तान दिया और उसकी आंखें चमक उठीं। स्नाइपर राइफल इतनी जोर से हिलने लगी मानो वह फटने वाली हो, लेकिन जल्द ही कंपन बंद हो गया। तभी हथियार के थूथन में एक रोशनी इकट्ठा होने लगी, जो प्रत्येक गुजरते सेकंड के साथ और अधिक शक्तिशाली होती गई। मैं 10 सेकंड में तैयार हो जाऊंगी, एर्ला ने ट्रिगर पर अपनी उंगली रखते हुए आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, तो मेरे ठीक बाद हमला करो, ज्वालामुखी के किनारे पर खड़े होकर ओस्कर ने कहा। मुझे नहीं पता कि थंडर डेमन कितनी गहराई तक चला गया है, लेकिन जब हम इस ज्वालामुखी को नष्ट कर देंगे तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। एडम ने ओस्कर की ओर देखा, फिर उसने नीचे देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह लावा की परत के माध्यम से यह नहीं देख सकता था कि थंडर डेमन क्या कर रहा था, लेकिन वह बुदबुदाते लावा के अलावा कुछ और सुनने की कोशिश कर सकता था। अजीब बात यह है कि कुछ सेकंड के बाद एडम ऐसा करने में कामयाब हो गया। उसने लावा के मांस में पंजों की आवाज़ सुनी, जब थंडर डेमन के जबड़े ने लावा राजा को चीर दिया और उसे सक्रिय रूप से निगल लिया। खैर, यह उनके लिए अच्छी खबर थी। मैं समझता हूँ थंडर डेमन चतुर और चालाक है, इसलिए उसने हमारे हमलों से बचाव के लिए जितना संभव हो सके उतना गहरा गोता लगाने का फैसला किया। यह कोई बुरी योजना नहीं है, लेकिन हमने बहुत अच्छी तैयारी की है। जब फैंटम का पूरा दस्ता एक साथ काम कर रहा हो और एक शक्तिशाली हमले की तैयारी कर रहा हो, तो यह वास्तव में बहुत भयानक विनाश ला सकता है। एडम ने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए सोचा। जाल, हुश। उसी क्षण ओस्कर ने अपनी तलवार घुमाई, जिससे उसकी नोक से ऊर्जा की एक सुनहरी किरण निकली। फिर उसने अपनी बाईं भुजा को 3 बार घुमाया, जिससे हवा के ब्लेड आगे की ओर निकले। हर एक ब्लेड तेज और तीखा था, जो सबसे मजबूत कवच को भी चीर सकता था। एर्ला ने एक गहरी सांस ली और ट्रिगर खींचकर एक भारी, धीमी लेकिन विनाशकारी गोली चलाई।
इस प्रक्षेप्य की खासियत ये थी कि जब यह अपने लक्ष्य से टकराता था तो ये फट जाता था और दुश्मन को चीरकर रख देता था। इस क्षमता में कई खामियां थीं, लेकिन अगर प्रक्षेप्य अपने लक्ष्य पर लग जाता था तो एल्ला को यकीन हो जाता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी खत्म हो चुका है। एडम ने स्वीकृति में सिर हिलाया और फिर अपनी बाहें लहराते हुए सैकड़ों चांदी के धागों से बना अपना गोला बाहर फेंका। जल्द ही उनके सभी हमले लेरो के जादुई घेरे से गुजर गए और एक लाल रंग के आवरण में ढक गए और अधिक शक्तिशाली और घातक बन गए। एक ही धड़कन में गोला, सुनहरी किरण, पवन ब्लेड और विशाल प्रक्षेप्य लावा तक पहुंच गए और अंदर की ओर गिरते हुए थंडर डेमन के पास पहुंच गए, जो निश्चित रूप से हस्तक्षेप से छिपा हुआ था। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अचानक पीछे की ओर उछल पड़ा। सहज रूप से उसने कैटरीन को अपनी बाहों में उठा लिया और जितनी जल्दी हो सके भाग गया। विनाशकारी विस्फोट के संकेत के रूप में पहली सिहरन उसके लिए ये समझने के लिए पर्याप्त थी कि क्या होने वाला था। किसी न किसी तरह उसे कैटरीन को बचाना ही था, क्योंकि वो उसकी टीम की साथी थी। सामान्यतः कैटरीन क्रोधित हो जाती, लेकिन अब वह चुप रही और आशा करती रही कि एडम यथासंभव तेजी से भाग जाएगा। दूसरों का क्या, खैर, अब ओसाना के लिए कार्रवाई करने का समय आ गया था। चलो भागो दोस्तों। ओसाना ने अपनी छड़ी से हवा की धाराओं को बुलाया, जिससे उनके पैरों पर पंख बन गए। वे एडम के पंखों जितने बड़े और शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें बहुत तेज बना दिया। अरे, ये तो खतरनाक होने वाला है, ओस्कर ने आगे छलांग लगाने से पहले कहा। कांपना, कांपना, कांपना। उसी समय ज्वालामुखी फट गया, जिससे लावा की लहर उठी जो कई दर्जन मीटर ऊंची थी और सुनामी जैसी थी। ज्वालामुखी न केवल इसलिए खतरनाक थे क्योंकि वे किसी भी समय लावा उगल सकते थे, बल्कि इसलिए भी कि वे अस्थिर थे। निश्चित रूप से एक छोटा सा भूकंप या एक बम विस्फोट भी एक विशाल ज्वालामुखी से लावा निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इससे केवल लावा की ऊपरी परत ही हिलेगी, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन शीर्ष -20 राक्षसों से लड़ने में सक्षम के 1 फैंटम्स के 6 शक्तिशाली हमले महत्वपूर्ण विनाश ला सकते हैं। एडम, कैटरीन, ओस्कर और अन्य लोगों को यह अच्छी तरह पता था कि ज्वालामुखी की गहराई में हमला करने के बाद क्या होगा, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। एक विकसित प्राइम थंडर डेमन से लड़ने की अपेक्षा लावा से जलने का जोखिम उठाना कहीं बेहतर था। ये ध्यान देने योग्य है कि चूंकि यह ब्लैक सिंडर फॉरेस्ट में लावा था, इसलिए यह वास्तव में राक्षसों और प्रेतों दोनों के लिए खतरनाक था। साधारण लावा या पिघला हुआ धातु के 1 फैंटम्स या पर्पल थ्रेट लेवल राक्षसों को घायल करने में सक्षम नहीं था। ज्यादा से ज्यादा हल्की जलन छोड़ता था जो कुछ घंटों के बाद चली जाती थी। ये सब ऊर्जा के बारे में था। ब्लैक सिंडर 1 में ऊर्जा घनत्व बहुत अधिक था, जिसके कारण वहां केवल पर्पल थरेट लेवल राक्षस और फ्लेम 1 ही थे। तकनीकी रूप से, हालांकि यह शायद ही कभी व्यवहारिक रूप से समझ में आता है, ऊर्जा वाली कोई भी चीज एक हथियार हो सकती है। ब्लैक सिंडर फॉरेस्ट में उगने वाले काले पेड़ की एक नुकीली शाखा बैंगनी खतरे के स्तर के राक्षस के मांस को छेद सकती थी, लेकिन यह मुख्य रूप से एक संसाधन था। आखिरकार फैंटम्स के नेक्सस बहुत अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रभावी थे, यहां तक कि नंगी मुठियां भी अधिक शक्तिशाली हथियार थीं। कदम, कदम, कदम। एडम तेजी से ज्वालामुखी से दूर चला गया। उसे एहसास हुआ कि लावा अभी ऊपर उठ रहा है, लेकिन जल्द ही एक विशाल सुनामी आग की बारिश की तरह नीचे गिरेगी। निकटतम काले पेड़ के पास आकर एडम रुक गया, कैटरीन को वहीं छोड़ दिया और तेजी से मुड़कर गोल्डन लाइट स्क्वाड की ओर बढ़ गया। कैटरीन ने असमंजस में अपना सिर झुकाया और अपना हाथ पेड़ पर टिका दिया। काला पेड़ इतना बड़ा था कि वह कैटरीन के लिए ढाल बन गया और लावा के किसी भी थक्के को उस तक पहुंचने से रोक दिया। अजीब बात यह है कि एडम ओसाना की ओर बढ़ गया। एडम को अपनी ओर आता देख ओसाना ने चालाकी से मुस्कुराकर उसके पहुंचने से पहले ही छलांग लगा दी। इससे एडम ने उसे दोनों हाथों से उठाकर भाग जाने में सक्षम हो गया। ओसाना ने पीछे मुड़कर देखा कि ओस्का, लेरो और एल्ला भागने की कोशिश कर रहे थे। लावा के बूंदे जमीन पर गिरे और उनकी पीठ के पीछे ही फट गए, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि हर गुजरते सेकंड के साथ ज्वालामुखी और ज्यादा हिल रहा था, जबकि उनके हमलों से निकलने वाली ऊर्जा ने ज्वालामुखी को अंदर से बाहर तक चीर दिया। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी मदद करने का फैसला करोगे। बेझिझक मुझे कसकर पकड़ो, महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालना है। ओसाना के मुंह के कोने ऊपर उठ गए। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह आगे की ओर भागा, तेजी से ज्वालामुखी से नीचे उतरा और अपने शक्तिशाली कदमों से राख की परत में गहरे पैरों के निशान छोड़ गया। इसके लिए अपनी क्षमताओं का धन्यवाद। यदि लावा दूसरों को घाव और जलन पहुंचाता है, तो आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। मोटे तौर पर कहें तो आपको बचाने का मतलब है कि यदि आवश्यक हो तो दूसरों को बचाना, एडम ने आगे कूदने से पहले शांति से कहा। ओसाना ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने बस एक नज़र बगल की तरफ डाली और कैटरीन को देखा जो एक बड़े काले पेड़ के पीछे खड़ी थी। वह पहले से ही सुरक्षित थी और बस किनारे से घटनाक्रम देख रही थी। ओसाना ने पूछा, तो फिर अगर मैं अपनी योग्यताओं के कारण इतनी महत्वपूर्ण हूं, तो तुमने पहले उसे क्यों बचाया और मुझे क्यों नहीं?
ये स्पष्ट था कि वह क्या जवाब सुनना चाहती थी। एडम ने भौहें सिकोड़ी। क्या ये समझ में नहीं आता? कैटरीन तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तुम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम अलग अलग टीमों के सदस्य हैं और आज पहली बार मैं तुमसे मिला हूँ, तुम मेरे लिए व्यवहारिक रूप से अजनबी हो। फिर एडम ने ओसाना के कंधे को इतना जोर से दबाया कि दर्द होने लगा। चुप रहो और मुझे अपना काम करने दो, तुम्हारा मिशन पहले ही बहुत आगे बढ़ चुका है। हालांकि कैटरीन और मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला करके सही काम किया, एडम ने ठंडे स्वर में कहा। ओसाना शिकायत करना चाहती थी, लेकिन वह इतनी समझदार थी कि उसने एडम को भड़काने का जोखिम नहीं उठाया। villanobleBin.net पर छिपी हुई सामग्री खोजें। एडम सही था, क्योंकि अगर उन्होंने गोल्डन लाइट स्क्वाड की मदद से इनकार कर दिया तो यह उनके लिए एक आपदा होगी। गोल्डन लाइट स्क्वाड को इग्नो नाइट्स से निपटने में कठिनाई होगी और वे निश्चित रूप से प्राइम थंडर डेमन को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। निश्चित रूप से उस स्थिति में वे मदद का अनुरोध करेंगे और सिटाडेल तुरंत कुछ दस्ते भेजेगा, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। प्राइम थंडर डेमन के विकास ने निश्चित रूप से न केवल एडम और कैटरीन के स्कारलेट पायरोमेंसर की खोज को खतरे में डाला, बल्कि उनके जीवन को भी खतरे में डाल दिया। एक तरह से गोल्डन लाइट स्क्वाड को उनके मिशन में मदद करने का निर्णय लेकर एडम और कैटरीन ने उनकी जिंदगी बहुत आसान बना दी थी। हूश! तेज हवा के झोंके के साथ एडम कैटरीन के पास रुक गया, ओसाना को जमीन पर गिरा दिया और दूसरों की ओर मुड़ गया। एडम वापस लौटने वाला था। आखिरकार वे अभी तक सुरक्षित क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे, लेकिन कैटरीन ने उसे रोक दिया। जल्दबाजी मत करो, यह ऐसी चीज है जिसका मैं ध्यान रख सकती हूँ, कैटरीन ने आत्मविश्वास से कहा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी छड़ी को जमीन पर पटका और अपनी नेक्सस के साथ ऊर्जा प्रवाहित की। फिर ओस्कर, एर्ला और लेरो के बगल में जमीन हिल गई और जल्दी ही दरारों में भर गई। बहुत सी जड़ें फूट पड़ीं। उनमें से सबसे मोटी और बड़ी जड़ें जलते हुए धब्बों की ओर बढ़ीं, उन्हें फाड़ डाला और दूसरों के लिए ढाल बन गईं। लेकिन कैटरीन का मुख्य लक्ष्य उनकी रक्षा करना नहीं था, वह अपनी जड़ों का इस्तेमाल किसी और काम के लिए करने जा रही थी। हूश! जड़ें जल्दी से उनकी बेल्ट के चारों ओर लिपट गईं, उन्हें कसकर पकड़ लिया जैसे कि वे लकड़ी के खिलौने हों। फिर कैटरीन की इच्छा पर जड़ों ने ओस्कर, एर्ला और लेरो को सीधे उनकी दिशा में फेंक दिया। बेशक नर्म लैंडिंग का सवाल ही नहीं उठता, कैटरीन को उनकी सुविधा की परवाह नहीं थी। उसका काम उन्हें खतरे के क्षेत्र से बाहर निकालना था, और बस यहीं पर सब खत्म हो गया। बम बम बम! आश्चर्य से भरे चेहरों के साथ ओस्कर, लेरो और एर्ला काले पेड़ के पास गिर पड़े और अपने चेहरे को पूरे ब्लैक सिंडर वन को ढकने वाली मोटी राख में डुबो दिया। भाड़ में जाओ! क्या ये काम अधिक सावधानी से नहीं किया जा सकता था? ऑस्कर ने चिढ़कर कहा और अपने मुंह से राख के टुकड़े निकाले। कैटरीन ने अपनी दोनों बाहें छाती पर रखकर उसकी ओर देखा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सबसे पहले खुद को धन्यवाद देती, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने तुम्हें उस खराब जगह से बाहर निकाला, कैटरीन ने गंभीरता से आगे देखते हुए कहा। ऑस्कर ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह पलटा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्रैक क्रैकल क्रैक! दरारें पूरे ज्वालामुखी को ढक गईं और उनके नीचे से गाढ़ा लावा बड़ी ताकत के साथ बाहर निकल आया। जल्द ही ज्वालामुखी हिलने लगा, जिससे वास्तविक भूकंप उत्पन्न हो गया, जो किसी भी क्षण फट सकता था। लेरो ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया। कैटरीन और एडम उसे जिज्ञासा से देख रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करने जा रहा है। तभी लेरो की आंखें चमक उठीं और उसके सामने ऊर्जा के लाल कण प्रकट हुए, जो शीघ्र ही एक विस्तृत लाल रंग की दीवार में बदल गए। यह अवरोध एक बड़ी पारदर्शी डिस्क के आकार का था, जो बहुत मोटे और मजबूत कांच जैसा था। कांपना कांपना कांपना! अगले झटके के साथ ज्वालामुखी अंततः फट गया, जिससे लावा की धाराएं और चट्टान के विशाल टुकड़े सभी दिशाओं में बिखर गए। किसी भी अन्य स्थिति में एडम और अन्य लोग उन पर उड़ रहे पत्थरों को नष्ट करने की कोशिश करते या किसी काले पेड़ के पीछे छिप जाते, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बम बम बम! लावा और नुकीली चट्टानों के थक्के शक्तिशाली हवा के प्रवाह के साथ लेरो के अवरोध पर बरस रहे थे, जिससे वे और अधिक शक्तिशाली और तेज हो गए। हर बार जब वे बैरियर से टकराते थे तो एक जोरदार झटका लगता था और दरारें दिखाई देती थीं, लेकिन कुछ सेकंड के बाद दरारें गायब हो जाती थीं। जब तक बैरियर पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता और लेरो के पास ऊर्जा होती, वह अपना बैरियर फिर से बना सकता था और अपने साथियों की रक्षा कर सकता था। एडम ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया जब उसने देखा कि चट्टान उसकी ओर उड़ रही है। पत्थर अवरोध से टकराकर कई टुकड़ों में बिखर गया, राख में बदल गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। मैं खतरे के क्षेत्र से बच निकलने में सक्षम हूँ, लेकिन अगर मेरे पास वह क्षमता नहीं होती जो मुझे गति देती है, तो उसका अवरोध मेरे लिए वास्तव में जीवन रक्षक होता, एडम ने लेरो को देखते हुए मन ही मन सोचा। उसके अंदर एक अजीब, अपरिचित सी अनुभूति हुई।
उसे लगा जैसे वो अपने आप को हाल ही के अतीत से देख रहा है। बेशक लेरो भी उसके जैसा कि एक फैंटम था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनके अनुभव में काफ़ी अंतर था, खासकर घातक लड़ाइयों में। लेरो के इतिहास में कोई स्टील किंग या डार्क फैंटम या थंडर डेमन नहीं था। एडम को इस बात का पूरा यकीन था। एडम ऐसा महसूस नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी कारण से उसे लेरो पर दया आ गई। इसलिए नहीं कि लेरो कमज़ोर था, बल्कि इसलिए कि उसके पास मूल्यवान अनुभव की कमी थी जो उसे जल्द या बाद में नीचे गिरा देगी। एडम खुद एक युवा फैंटम था, इसलिए ये विचार उसे अनावश्यक रूप से अहंकारी लग रहे थे, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। ये विचार बस उसके दिमाग में आए और लंबे समय तक वहीं रहे। कांपना, कांपना, कांपना। कुछ देर कांपने के बाद लेरो अंततः राहत की सांस लेने और अवरोध को हटाने में सक्षम हो गया। उसे सभी की रक्षा करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ी, लेकिन कैटरीन के पराग के प्रभाव अपना काम कर रहे थे और जल्द ही लेरो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अच्छा काम, ऑस्कर ने बड़ी मुस्कान के साथ लेरो के कंधे पर थपथपाते हुए ऊर्जावान ढंग से कहा। एल्ला ने एक कदम आगे बढ़ाया और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद के नज़ारे को देखा। हर जगह लावा, राख और काले पत्थर के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन उसकी नज़र उस जगह पर गई जहां ज्वालामुखी का केंद्र था, जो अब एक वास्तविक लावा झील जैसा लग रहा था। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि वह बच गया? एल्ला ने अपनी आवाज़ में हल्का सा कांपते हुए पूछा। ऑस्कर ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे हमले उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त थे। एडम ने जल्दीबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, क्योंकि वह लावा झील से आती भाप की धाराओं और उनके पीछे धीरे धीरे उठती हुई ऊंची आकृति को देख रहा था। जब किसी दुश्मन को मारने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों का उपयोग किया जाता है, एक पूरे ज्वालामुखी को नष्ट किया जाता है तथा सैकड़ों मीटर तक भूकंप फैलाया जाता है, तो आखिरी चीज़ जो कोई भी उम्मीद करता है वह यह है कि उसका दुश्मन किसी तरह बच जाएगा। अरे, क्या ये सच में हो रहा है? कैटरीन ने भाप की मोटी धाराओं के पीछे छिपे लंबे सिलहूट को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ जैसे जैसे भाप धीरे धीरे कम होती जा रही थी, उनके दस्ते के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा था। लेरो और एल्ला विशेष रूप से चिंतित दिख रहे थे। उनका मुख्य दुष्वप्न विकसित प्राइम थंडर डेमन के खिलाफ लड़ाई थी, क्योंकि उन्हें यह भी नहीं पता था कि ऐसा राक्षस कितना शक्तिशाली था, लेकिन वे निश्चित रूप से जानते थे कि यह उनके स्तर का नहीं था। एडम ने सबसे पहले भाप के पीछे की छाया को देखा। उसे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, जल्दी से कोई योजना बनानी चाहिए थी, सिल्वाना से संपर्क करना चाहिए था, या राक्षस को हमला करने से रोकने के लिए कुछ करना चाहिए था। वल पर नवीनतम कहानियां पढ़ें। लेकिन इसके बजाय एडम केवल हल्का सा मुस्कुराया। एसेंस थंडर डेमन, जो इस समय उसका सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी था, के खिलाफ लड़ते हुए एडम ने याद कर लिया था कि राक्षस कैसा दिखता होगा। हर महत्वपूर्ण विवरण उसकी याददाश्त में अंकित हो गया था। तो कुछ सेकंड तक भाप के प्रवाह में छिपे राक्षस की आकृति को घूरते रहने के बाद एडम को सब कुछ समझ में आ गया और वह एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच गया। कदम, कदम, कदम। प्राइम थंडर डेमन धीरे धीरे भाप के पर्दे से बाहर निकलकर आगे बढ़ा और खुद को फैंटम्स के सामने प्रकट किया। एल्ला की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। प्राइम थंडर डेमन अभी भी दुर्जय दिख रहा था, लेकिन वह हार गया था। उसका आधा शरीर गायब था, उसका दाहिना पंजा, उसका दाहिना पैर और उसकी पूंछ का अधिकांश हिस्सा गायब था। राक्षस मुश्किल से अपने एकमात्र पैर पर खड़ा हो पा रहा था। उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा बुरी तरह जल गया था। सैकड़ों सुरक्षात्मक काले शल्क भी नहीं बचे थे, जो किसी भी तरह के नुकसान को कम करने चाहिए थे। केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बचा था, लेकिन ये केवल बाहरी मांस था, जबकि अंदर का सब कुछ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। लावा राजा चला गया था। या तो थंडर डेमन ने उसे पहले ही खा लिया था, या ओलों के हमले ने उसे नष्ट कर दिया था। किसी भी तरह से थंडर डेमन का विकास होना तय नहीं था। एडम को यकीन था कि प्राइम थंडर डेमन इसलिए नहीं हारा था क्योंकि वह बुरी तरह घायल था, बल्कि इसलिए कि उसकी निगाह में जीवन की कोई लौ नहीं थी। थंडर डेमन बस एक खाली नज़र से दूसरी तरफ देखता रहा और बीच बीच में गहरी सांस लेता रहा। वह ईंधन से खाली हो रहे इंजन की तरह था, इसलिए कुछ आहें ही उसके लिए सबसे बड़ी उम्मीद थी। हूश। एडम बिना अपनी कलाकृति का उपयोग किए आगे बढ़ा। उसने पहले ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर दी थी। हालांकि कैटरीन और ओसाना की सेना अभी भी उस पर थी, इसलिए वह तेजी से आगे बढ़ा। क्या वो उसे खत्म करने जा रहा है? एल्ला ने थोड़ा हैरान होकर बड़बड़ाया। उसने एडम की हरकतों पर बारीकी से नज़र रखी, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे भ्रमित कर दिया। एडम एक भी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा था, और जैसे ही उसके और थंडर डेमन के बीच की दूरी 10 मीटर तक कम हो गई, एडम रुक गया। वह केवल लावा झील को विभाजित करने वाले विशाल चट्टानों के रास्ते पर ही कदम रख सकता था। हालांकि थंडर डेमन उसी रास्ते पर खड़ा था, इसलिए गर्म लावा उस समय सजावट से ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, कुछ महीनों में आप एक इंसान की तरह हैं, है ना?
एडम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जैसे कि वह किसी पुराने दोस्त को देख रहा हो। निश्चित रूप से वो आज ही इस थंडर डेमन से मिला था, लेकिन एसेंस थंडर डेमन के खिलाफ लड़ाई की यादें पहले ही अतीत की बात बन चुकी थी और पुरानी यादों के चश्मे से गुजर चुकी थीं। अजीब बात यह है कि यह अक्सर होता था, जब तक किसी दुश्मन के साथ संघर्ष या लड़ाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक दोनों प्रतिभागियों में या तो उग्र भावना या क्रोध और घृणा की भावना होती थी। हालांकि जब उनकी कहानी का अंत हुआ और उनमें से एक हार गया, तो सभी पिछली भावनाएं धीरे धीरे गौरवशाली अतीत के विचारों से बदल गईं। घृणास्पद शत्रु अतीत का एक योग्य प्रतिद्वंद्वी बन गया, जिसका सामना केवल कड़वी मुस्कान के साथ किया जा सकता था, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे का सामना करने के कठिन भाग्य का सामना करना पड़ा था। थंडर डेमन ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ एडम की ओर देखा और फिर अपना बचा हुआ पंजा लहराया, हमला करने के लिए नहीं बल्कि ये दिखाने के लिए कि अब इन सबका कोई महत्व नहीं है। एडम एक भी कदम आगे बढ़ाए बिना स्थिर खड़ा रहा। हवा के प्रत्येक नए प्रवाह के साथ थंडर डेमन एक बार में एक सांस लेता था, लेकिन जल्द ही वहां केवल हवा की सीटी थी, कोई सांस नहीं थी। बाम! वज्रदानव गड़गड़ाहट के साथ एडम के पैरों के सामने जमीन पर गिर पड़ा। एडम पराजित राक्षस को देखता रहा, जबकि उसकी निगाहें गहरी होती गईं। तुम ट्रॉफी नहीं लेने जा रहे हो? सिल्वाना ने एडम की आदतों को जानते हुए पूछा। एडम थंडर डेमन की ओर झुका और पहले से ही मृत राक्षस के शरीर की जांच करने लगा। खैर, हालांकि मैंने मुख्य हमलों में से एक को अंजाम दिया, लेकिन मुझे पूरा एहसास नहीं है कि मैं ही वो व्यक्ति था जिसने उसे मारा। ट्रॉफी? नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि मैं एक स्मारिका को यादगार के तौर पर ले सकता हूं। एडम ने थंडर डेमन से एक जीवित काले स्केल को फाड़ने से पहले बड़बड़ाया। एडम ने तराजू को देखा, जो उनके चारों ओर रोशनी और लावा के विस्फोटों को दर्शाता था। फिर एक कड़वी मुस्कान के साथ एडम ने तराजू को अपनी जेब में रख लिया, जिससे यह चीज उसके संग्रह की अगली चीज बन गई। ऑस्कर, एरला और अन्य लोगों ने एडम के पास जाने से पहले उस ओर देखा। अब हम क्या करें? लेरो ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। थंडर डेमन मर चुका था, लेकिन लेरो अभी भी सावधान था। एडम ने कैटरीन पर एक नज़र डाली। हम यहीं रहेंगे और अपना मिशन जारी रखेंगे। आखिरकार हमें स्कारलेट पायरोमेंसर की तलाश पूरी करनी है। यह एक खतरनाक राक्षस है, लेकिन हमारी ताकत को देखते हुए हम इससे निपट लेंगे, एडम ने आत्मविश्वास से कहा। कैटरीन ने कुछ नहीं कहा, उसने केवल तीखी नज़र से सिर हिलाया। लेरो ने कैटरीन की ओर देखते हुए सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। यह एक साथ किया गया एक शानदार मिशन था। मुझे उम्मीद है कि हम फिर से साथ मिलकर काम करेंगे, लेरो ने जोरदार तरीके से कहा। कैटरीन ने उसे घूरकर देखा और चिढ़कर नाक भान सिकोड़ी। वह लेरो जैसे लोगों को परेशान करने वाला और दखलंदाज समझती थी। नहीं, ये सवाल ही नहीं उठता, ऑस्कर ने सख्ती से कहा और फिर आगे बढ़ा, थंडर डेमन को उठाया और राक्षस के शरीर को लावा से दूर जमीन पर ले गया। ऑस्कर, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एला ने हैरान होकर पूछा। ऑस्कर ने थंडर डेमन पर अपनी नज़र रोकने से पहले चारों ओर देखा। एडम और कैटरीन के बिना यह एक वास्तविक आपदा होती। हम शायद अब तक मर चुके होते और विकसित थंडर डेमन ने गढ़ से मदद आने से पहले कई अन्य दस्तों को मार डाला होता। हमें चीज़ों को निष्पक्ष बनाने के उनके मिशन में उनकी मदद करनी चाहिए, ऑस्कर ने अपनी निगाहों में दृढ़ संकल्प के साथ कहा। एडम और कैटरीन ने एक दूसरे को देखा। अब वे गोल्डन लाइट स्क्वाड से और भी ज्यादा छुटकारा पाना चाहते थे। वास्तव में एडम और कैटरीन को उनकी मदद की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा स्कारलेट पायरोमेंसर की खोज में सफल होने के लिए केवल उन दोनों की ही आवश्यकता थी। अरे, तुम समझ नहीं रहे हो, कैटरीन ने समझाने से पहले बुदबुदाया। कुछ क्षणों के बाद ऑस्कर ने समझदारी से सिर हिलाया। मैं समझ गया। तो प्रारंभिक जीन का परिवर्तन अब सब समझ में आ रहा है। खैर, आगे बढ़ने से पहले हम आराम करना चाहते हैं। कैटरीन ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। रुको, क्या इसका मतलब है कि तुम नहीं जा रहे हो? मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया है। लड़ाई में तुम्हारा हस्तक्षेप सिर्फ मेरे लक्ष्य को खतरे में डालता है, कैटरीन ने भारी भौहें सिकोड़ी। ऑस्कर ने अपनी छाती पर उंगली रखकर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हम लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम तुम्हारे आसपास के राक्षसों को मार देंगे ताकि वे तुम्हें परेशान न करें। इसके अलावा इस तरह हम अधिक संसाधन जुटा लेंगे और हार्वेस्टर्स यहां आ सकेंगे। कैटरीन ने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया और उसके दांत पीसने से चिंगारियां निकलने लगीं। वो ऑस्कर पर झपटने और उसे बुरी तरह पीटने के लिए तैयार थी। मृत भूमि एक खतरनाक स्थान था, क्योंकि गढ़ और बुर्जों के अलावा वहां कोई सुरक्षित स्थान नहीं था जहां लोग निश्चिंत हो सके कि राक्षस आकर उन्हें मार नहीं डालेंगे। हालांकि ये दुनिया कोई ऐसा खेल नहीं था जहां राक्षसों को किसी भी हालत में प्रकट होने के लिए प्रोग्राम किया गया हो। अगर फैंटम किसी क्षेत्र के सभी राक्षसों को मार देते हैं तो एक निश्चित क्षेत्र कुछ समय के लिए सुरक्षित हो जाता है। हाँ, ये बहुत सरल था। जब तक अचानक कोई असामान्यता या अन्य घटना न हो जाए, राक्षसों की संख्या कुछ समय बाद ही ठीक हो जाएगी।
विस्फोटित ज्वालामुखी के पास अभी भी कुछ राक्षस थे, उनमें से ज्यादातर यहाँ युद्ध में शामिल होने आए थे, लेकिन ओस्कर और बाकी लोगों ने जल्दी से उन सभी को खत्म कर दिया। अब तक कई घंटे बीत चुके थे और हार्वेस्टर्स और कुछ लड़ाकू विमान ज्वालामुखी तक पहुंचने में कामयाब भी हो गए थे। लड़ाकू विमानों में से एक ऐसा था जो बाकी विमानों से अलग था। ये लड़ाकू विमान कई गुना बड़ा था, इसका आकार कम नुकीला था तथा ये काफी चौड़ा और लंबा था। ये था BH-01। फैंटम्स ने इन लड़ाकू विमानों का प्रयोग बहुत कम किया क्योंकि वे उतने तेज नहीं थे, उनके पास लगभग कोई हथियार नहीं थे तथा वे बहुत बड़े थे। खैर, BH-01 लड़ाकू विमानों के अपने कार्य थे, वे सभी मामलों में मुख्य SH-01 लड़ाकू विमानों से कमतर थे जिनका उपयोग सभी फैंटम करते थे, विशेष रूप से गति के मामले में। लेकिन एक बात में BH-01 लड़ाकू विमान अपने समकक्षों से कहीं आगे थे। वॉल्यूम। SH-01 लड़ाकू विमान के अंदर कई फैंटम और एक पायलट फिट हो सकते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा खाना, पानी, नेक्सस और ढेर सारे हथियार। BH-01 लड़ाकू विमान अपने आकार के आधार पर 10 या सैकड़ों राक्षसों, कई फैंटम और सबसे महत्वपूर्ण रूप से हार्वेस्टर्स को पकड़ सकते थे। हार्वेस्टर्स ही वे थे जिन्होंने BH-01 लड़ाकू विमानों का सबसे अधिक उपयोग किया। इसके कई कारण थे। सबसे पहले, BH-01 सैकड़ों या हजारों राक्षसों से संसाधन इकट्ठा करने के लिए हार्वेस्टर्स ला सकता था और उन्हें हवाई जहाज में डाल सकता था। निश्चित रूप से किसी भी BH-01 लड़ाकू विमान में 1000 राक्षस नहीं समा सकते, अधिकतम कुछ 100 राक्षस ही समा सकते हैं, लेकिन हार्वेस्टर्स इसी के लिए थे। इग्नो चींटी का आकार मानव के बराबर था, लेकिन हार्वेस्टर द्वारा सभी मूल्यवान सामग्री एकत्र करने के बाद राक्षस का मूल आकार 10% या 20% रह गया। ये सच है कि प्रत्येक राक्षस अलग था, लेकिन तथ्य ये है कि BH-01 लड़ाकू विमान को राक्षसों की लाशें नहीं मिली, बल्कि उनके शरीर के कुछ हिस्से ही मिले। दूसरे, हार्वेस्टर्स को किसी तरह दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचना था। अगर यह जंग लगे खंडहर, अलग थलग चट्टानें या झुलसता रेगिस्तान था, तो हार्वेस्टर्स शुरू में दस्तों में होते थे या ट्रकों से चलते थे। रेंज बहुत लंबी नहीं थी, खतरनाक राक्षस कम और दूर दूर तक थे और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं थी। हालांकि ब्लैक सिंडर फॉरेस्ट बहुत दूर था। इस क्षेत्र में पहुंचने के लिए हार्वेस्टर्स को कई क्षेत्रों से गुजरना होगा, जिनमें से प्रत्येक में लगातार शक्तिशाली राक्षस होंगे। इस प्रकार हार्वेस्टर टीम को ब्लैक सिंडर फॉरेस्ट तक पहुंचने के लिए व्हाइट थरेट लेवल क्षेत्र से गुजरना होगा और फिर ग्रीन और ब्लू थरेट क्षेत्रों से गुजरना होगा। ये बहुत मुश्किल और खतरनाक था। इसके अलावा इन हार्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए फैंटम्स के एक और दस्ते की जरूरत होगी। कुल मिलाकर BH-01 के बिना हार्वेस्टर्स का कामकाज और इस प्रकार गढ़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अप्रभावी और लगभग असंभव होगा। BH-01 भी फैंटम उड़ा सकते थे, लेकिन वे आमतौर पर SH-01 लड़ाकू विमानों के साथ ही रहते थे। जब हार्वेस्टर्स ने अपना काम पूरा कर लिया, राक्षसी भागों को BH-01 में लोड कर लिया, विमान में चढ़ गए और उड़ान भर ली, तो अन्य लड़ाकू विमान भी उनके साथ चले गए। निश्चित रूप से SH-01 लड़ाकू विमान BH-01 की तुलना में बहुत तेज थे, कम से कम कई गुना अधिक, लेकिन यदि BH-01 सिटाडेल की ओर लौट रहा था, तो मिशन पहले ही पूरा हो चुका था और जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। SH-01 लड़ाकू विमानों में बैठे फैंटम एक विशाल BH-01 के साथ सुरक्षा की गारंटी थे। अगर कोई राक्षस BH-01 पर हमला करने का फैसला भी करता, तो फैंटम जल्दी से उससे निपट लेते और अपने हार्वेस्टर की रक्षा करते। हार्वेस्टर्स के लिए BH-01 के चालक दल का सदस्य बनना एक वास्तविक विशेषाधिकार और यहां तक कि एक पुरस्कार भी था, क्योंकि मृत भूमि पर उड़ना ट्रकों के साथ जमीन पर यात्रा करने की तुलना में अधिक सुरक्षित था। आमतौर पर एक हार्वेस्टर गढ़ के करीब के क्षेत्रों में कई वर्षों तक काम करने के बाद BH-01 में शामिल हो सकता है। उस समय के दौरान हार्वेस्टर के पास पर्याप्त अनुभव, कौशल और डेडलैंड्स और फैंटम के साथ काम करने का अनुभव था। एडम ऊब कर देख रहा था कि हार्वेस्टर्स इग्नो चींटियों, लाल सींग वाली छिपकलियों, डार्क लूहोज और विशाल रोगोज को काट रहे थे। कुछ चींटियों से उन्होंने पंजे लिए, कुछ से नुकीले दांत और कुछ से सिर्फ पंख या सुरक्षात्मक तराजू। हार्वेस्टर्स को अच्छी तरह से पता था कि प्रत्येक राक्षस से क्या मूल्यवान है। इसके अलावा मिशन विभाग लगातार उनके साथ संपर्क में था ताकि उन्हें पता रहे कि गढ़ को क्या चाहिए। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि हालांकि BH-01 लड़ाकू विमान का भंडारण बहुत बड़ा था, लेकिन यह अनंत नहीं था। यदि बहुत अधिक सामग्री थी, तो हार्वेस्टर्स को यह जानना आवश्यक था कि किन राक्षसों को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, ओस्कर झूठ नहीं बोल रहा था। उन्होंने आसपास के सभी राक्षसों को मार डाला, यहां तक कि उन कुछ को भी जो ज्वालामुखी के फटने के बाद बचे थे। एडम ने अपने आसपास की बंजर भूमि पर एक नज़र डालते हुए कहा। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य घटित हो रहा था, उससे उसके अंदर एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। राख से भरी जमीन पर सैकड़ों या हजारों राक्षसी लाशें पड़ी थीं।
वह, कैटरिन, ओस्कर और बाकी लोग आराम कर रहे थे और कभी कभी उनमें से कुछ हार्वेस्टर्स या पायलटों से बात कर रहे थे। हार्वेस्टर्स राक्षसों की सुरक्षा के बारे में बिना किसी डर के उनसे मूल्यवान सामग्री काट रहे थे। ये तर्कसंगत था क्योंकि उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। ज्वालामुखी के आसपास के इस क्षेत्र के सभी राक्षस मारे जा चुके थे। निश्चित ही जल्द ही इनके स्थान पर अन्य राक्षस यहां आ जाएंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। हार्वेस्टर्स एक साथ काम करते थे और गंभीर चेहरे बनाए रखते थे, लेकिन कभी कभी वे मुस्कुराते, हंसते और एक दूसरे से किसी बात पर बात करते थे। खैर, जब 5 हार्वेस्टर्स की एक टीम को 20वीं इग्नो चींटियों को काटना पड़ा, तो यह एक नियमित और उबाऊ काम बन गया, और केवल मैत्रीपूर्ण बातचीत ही उन्हें ऊब से बचा सकती थी। एडम एक तरफ एक विशाल काले पेड़ के सहारे खड़ा था, उसकी दोनों बाहें छाती पर रखी हुई थीं और उसकी निगाहें गहरी थीं। कितना असामान्य! एडम ने हार्वेस्टर्स के एक समूह को देखते हुए बड़बड़ाया जो एक लाल सींग वाले छिपकली को काटने में व्यस्त थे। वल पर रोमांच खोजें। उन्होंने छिपकली के सींग काट दिए, आहभरी और BH-01 की ओर चल पड़े तथा सींगों को भंडारण कक्ष में रख दिया, जहां पहले से ही कई दर्जन सींग रखे हुए थे। एडम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मृत भूमि में नहीं था, बल्कि किसी कारखाने या किसी सक्रिय औद्योगिक क्षेत्र में था, जहां हर कोई काम में व्यस्त था। कदम, कदम, कदम। जल्द ही कई कदम एडम की ओर बढ़ रहे थे। कदमों की संख्या और उनकी गति से उसे एहसास हुआ कि वे 2 लोग थे, इसलिए उसने सोचा कि यह गोल्डन लाइट स्क्वाड या कैटरिन और कोई और होगा। लेकिन पीछे मुड़ते ही उसने 2 हार्वेस्टर देखे, एक लड़का और एक लड़की। युवक के बाल काले थे और लड़की के कंधे तक सुनहरे बाल थे। वे खिलखिलाकर मुस्कुरा रहे थे। युवक सक्रियता से हाथ हिलाकर एडम की ओर दौड़ रहा था। एडम ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। वह इन लोगों को पहचान नहीं पाया और न ही यह समझ पाया कि वे उससे मिलने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे। अरे, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं है? युवक ने उत्साहित भाव से पूछा। एडम ने भौं उठाए। लड़की आगे बढ़ी और हल्के से सिर हिलाकर सम्मानपूर्वक बोली, मैं वना हूं और यह फेलिक्स है। उसी क्षण एडम की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि ये उसके पहले हार्वेस्टर थे। वे लोग थे जिनके साथ एडम अपने पहले मिशन पर गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे प्राइम स्टोन गोलियत के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। शुरुआत में सभी फैंटम के नए खिलाड़ी हार्वेस्टर्स के साथ मिलकर काम करते थे। समय के साथ उनके रास्ते अलग हो गए, उसी कारण से जिस कारण BH-01 फाइटर्स अस्तित्व में आए। हार्वेस्टर्स ज्यादातर मिशन पूरा होने के बाद ही घटनास्थल पर आते थे। फैंटम्स द्वारा सभी राक्षसों को मारने और सुरक्षा प्रदान करने के बाद ही हार्वेस्टर्स BH-01 तक उड़ान भर सकते थे और काम पर लग सकते थे। इस प्रकार अधिकतर फैंटम्स केवल हार्वेस्टर्स के साथ सीधे तौर पर तभी काम करते थे जब वे K0 स्तर पर होते थे। कभी कभी K1 फैंटम ऐसा कर लेते थे, जो उनकी शक्ति के स्तर पर निर्भर करता था, लेकिन K2 और अधिक शक्तिशाली फैंटम ने हार्वेस्टर्स के साथ मिलकर काम करना बंद कर दिया। निश्चित रूप से इन दोनों समूहों के बीच कोई संघर्ष या गलतफहमी नहीं थी, ये सिर्फ तकनीकी रूप से असंभव हो गया था। इसके अलावा कोई भी अनुभवी हार्वेस्ट एडम, कैटरिन और गोल्डन लाइट स्क्वाड के आसपास नहीं रहना चाहेगा जब वे इग्नो चींटियों के घोंसले को साफ कर रहे थे। ये बहुत खतरनाक था और एक साधारण इंसान निश्चित रूप से किसी चींटी या छिपकली के पंजे से मारा जाएगा। ओह, मैं समझ गया, काफी समय हो गया है न? एडम ने बुदबुदाया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी जो धीरे धीरे और अधिक चमकदार होती गई। वेरना ने दूर खड़े अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखते हुए सिर हिलाया। यह उनका कमांडर था जो उस समय ऑस्कर से बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे से परिचित थे। हमने अपना काम पूरा कर लिया है, इसलिए हमारे पास कुछ खाली समय है। क्या तुमने चींटियों के टीले के आसपास की सारी चींटियां और छिपकलियां मार दीं? वना ने वास्तविक आश्चर्य से पूछा। फेलिक्स ने चारों ओर देखते हुए अपना सिर पीछे खुजलाया। खैर, आपके दस्ते में 6 लोग हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप सफल हो गए। मुझे लगता है कि सभी चींटियों और अन्य राक्षसों को मारने के लिए आपको एक साथ मिलकर कुछ घंटे काम करना पड़ा होगा। एडम ने फेलिक्स की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी भावना भरी हुई थी, भ्रम, आश्चर्य और नासमझी का मिश्रण। हालांकि जल्द ही एडम की नज़र सामान्य हो गई। उन्होंने फेलिक्स को सही करने की जहमत नहीं उठाई और न ही उसे बताया कि उन्होंने अधिकांश चींटियां मार दी हैं और इसमें कुछ घंटों से भी कम समय लगा था। एडम को फेलिक्स और वेरना के सामने दिखावा करने में कोई फायदा नहीं लगा, क्योंकि उनकी अप्रत्याशित मुलाकात का इससे बेहतर उपयोग हो सकता था। हाँ, कुछ ऐसा ही। ऐसा लगता है कि न केवल मैं मजबूत हो गया हूँ, बल्कि आप भी। ऐसे खतरनाक क्षेत्र में संसाधन जुटाने के लिए अनुभव और साहस की आवश्यकता होती है। एडम ने वना और फेलिक्स को संबोधित करते हुए पूरी ईमानदारी से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह ब्लैक सिंडर फॉरेस्ट में सबसे ताकतवर था। वह हमेशा से ही प्रेत नहीं था। वास्तव में वह अपने जीवन के एक छोटे से हिस्से के लिए ही प्रेत रहा था। इस प्रकार वह समझ गया कि राक्षस और मृत भूमि सामान्य लोगों की नज़र में कितनी भयानक थी, क्योंकि कुछ समय पहले तक वह भी एक साधारण व्यक्ति था।
इसके अलावा एडम हार्वेस्टर्स ऑपरेटरों या सेना के प्रति अनादरपूर्ण नहीं था। बेशक यह एक अलिखित नियम था कि डेडलैंड से जुड़े सभी लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना था, लेकिन व्यवहार में ये हमेशा काम नहीं करता था। कई प्रेत लोगों ने अधीनता के सम्मान को अपनी इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण समझ लिया और अपनी प्रेत स्थिति और शक्ति का दुरुपयोग किया। एडम हार्वेस्टर्स के काम का सम्मान करता था क्योंकि उनके बिना फैंटम्स के बलिदान और युद्ध अपना लगभग सारा व्यवहारिक अर्थ खो देते। निश्चित रूप से फैंटम्स का मुख्य काम गढ़ की रक्षा के लिए राक्षसों को मारना था, लेकिन हार्वेस्टर्स के बिना कोई भी सामग्री एकत्र नहीं कर सकता था। यदि किसी जानवर को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और उसे प्राप्त करने के लिए नुकीले दांत ही एकमात्र रास्ता होते हैं, तो गढ़ के लिए भोजन ही सामग्री थी और प्रेत नुकीले दांत थे। इसलिए जबकि ऑपरेटरों ने फैंटम्स को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में मदद की और उन्हें ये समझने में मदद की कि उन्हें क्या करना है, हार्वेस्टर्स ने फैंटम्स के मिशनों के परिणाम को और अधिक सार्थक बना दिया। फेलिक्स और वना ने एडम की प्रशंसा पर हल्की मुस्कान के साथ नज़र घुमाई। वे कैटरिन या ओसाना की तरह एडम का अनुसरण नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने उसकी कुछ उपलब्धियों के बारे में सुना था। ज़रूर, हम भी आपकी तरह ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप जानते हैं, हमारी आखिरी मुलाकात को काफ़ी समय हो गया है, वना ने हाथ हिलाते हुए कहा। एडम ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बढ़ने के बजाय उसकी निगाहें गहरी हो गईं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं यहाँ स्कारलेट पायरोमेंसर के लिए आया हूँ, जो एक शीर्ष 8 राक्षस है। मैंने इसकी हत्या में मदद करने का वादा किया था, इसलिए मैं इस ज्वालामुखी के बगल में खड़ा हूँ, लेकिन अभी तक यहाँ कोई नहीं है। इससे पहले कि फेलिक्स और वेरना कुछ कह पाते, एडम मुड़ा और उन्हें घूरने लगा। वापस बाहर चले जाओ, यहाँ सुरक्षित नहीं है। स्कारलेट पायरोमेंसर किसी भी समय यहाँ आ सकता है। अगर वह राक्षस चाहेगा तो वह तुम्हें भी बाकी सभी हार्वेस्टर्स की तरह जला देगा, एडम ने शांति से कहा। उसकी बात से ऐसा लग रहा था कि यह धमकी है, लेकिन फेलिक्स और वना को एहसास हुआ कि एडम वास्तव में ऐसा ही सोचता था। उसके लिए ये सच था। वना ने सिर हिलाया। वास्तव में डेडलैंड्स एक खतरनाक जगह है और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। वना ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। हाँ, हम में से कोई नहीं, एडम ने दूर देखते हुए कहा, और ये जगह सिर्फ राक्षसों और विसंगतियों से ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ के कारण खतरनाक है। 10 मिनट बाद, एक संक्षिप्त बातचीत के बाद, वेरना और फेलिक्स ने विदाई ली। अपना ख्याल रखना, फेलिक्स ने वेरना का पीछा करते हुए जोरदार आवाज में कहा, जो उसके उत्साह से बिल्कुल सहमत नहीं थी। उसे अजीब लगा, क्योंकि जिस एडम से उसने अभी बात की थी, वह एडम नहीं था जिसके साथ वह अपने पहले मिशन पर गई थी। बात यह नहीं थी कि उसकी आंखों की ज्वाला की जगह गहराई ने ले ली थी और उसके चेहरे पर अजीब अभिव्यक्ति ने एक अलग ठंडक और तीक्ष्णता हासिल कर ली थी, लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए उसने पहले ही कितना लंबा सफर तय किया था। वना को नहीं लगता था कि एडम के परिवर्तन अच्छे या बुरे थे। परिवर्तन, विशेषकर व्यक्ति में, हर समय होता रहता है और इसे अच्छा या बुरा के रूप में परिभाषित करना एक बड़ी गलती हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग 1 वर्ष में बेहतर हुए वे सभी 5 वर्षों में और भी बेहतर हो गए, और यही बात दूसरी ओर भी सत्य थी, क्योंकि परिवर्तन की भविष्यवाणी करना असंभव था। इसलिए स्वयं में होने वाले परिवर्तनों को समझना, महसूस करना, स्वीकार करना और आगे बढ़ने के लिए उनका उपयोग करना आवश्यक है। ताली बजाओ। घनी दाढ़ी वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, हार्वेस्टर्स के कमांडर ने ध्यान आकर्षित करने के लिए कई बार ताली बजाई। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। उस कमीने को अंदर लाओ और हम उड़ जाएं। आदमी ने शक्तिशाली आवाज में जमीन पर पड़े थंडर डेमन को घूरते हुए कहा। फिर वह ऑस्कर की ओर मुड़ा। क्या आप जा रहे हैं या अभी भी आपको कुछ काम निपटाना है? ऑस्कर ने अपना सिर हिलाया। नहीं, लेकिन हम अभी यहीं रहेंगे। हमने सभी मिशन पूरे कर लिए हैं, लेकिन जब तक एक राक्षस नहीं आता, हमें इस क्षेत्र को खाली रखना होगा। हम जल्दी से घर पहुंचने के लिए एक लड़ाकू विमान रखेंगे। उस आदमी ने मैदान के बीच में खड़े SH-01 लड़ाकू विमान की ओर देखकर सिर हिलाया। अच्छा, आपके द्वारा किए गए काम की बदौलत ये लड़ाकू विमान यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है। मुझे यकीन नहीं है कि यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में एक भी राक्षस है या नहीं। हा, अगर कोई दिख गया तो मैं उसे मार डालूंगा और तुम उसे जल्दी से नुकीले दांतों से हड्डियों में बदल दोगे। ऑस्कर ने उस आदमी के कंधे पर थपथपाते हुए हंसा। इस प्रकार सभी हार्वेस्टर्स इस क्षेत्र को छोड़कर BH-01 पर घर लौट आए। BH-01 के अंदर हार्वेस्टर्स को आगे पीछे ले जाने के लिए एक फैंटम था, इसलिए वे सुरक्षित थे। ऑस्कर एरला, लेरो और ओसाना के पास लौट आया और कुछ बातें करने लगा। इस समय अनिश्चित कदमों से कैटरीन एडम के पास पहुंची। अरे, वह जलता हुआ विशालकाय कीड़ा कहाँ है? जब तक हम यहाँ पहुँचे उसे यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन इतनी अराजकता और कुछ घंटों के बाद भी वहाँ कुछ भी नहीं है, एडम ने धीमी आवाज में कहा। अरे, मुझे नहीं मालूम, कैटरीन ने हाथ हिलाते हुए चिढ़कर कहा।
अजीब बात यह है कि स्कारलेट पायरोमेंसर अभी भी नहीं दिखा था। एडम थोड़ा चिंतित था कि शायद ज्वलंत की जमीन से रेंग कर बाहर आ गया हो या ज्वालामुखी में उड़कर हार्वेस्टर्स को जलाने लगा हो, लेकिन उसकी चिंताएं सच होने वाली नहीं थीं। कैटरीन पहले से ही बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि यदि स्कारलेट पायरोमेंसर यहाँ नहीं होती तो यह एक वास्तविक विफलता होती और आज वह नहीं होने वाला था जिसका वह इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी। एलन, सिल्वाना, मुझे कुछ जानकारी दो, कैटरीन ने धमकी भरे लहजे में कहा। भले ही सिल्वाना उसकी संचालक नहीं थी, लेकिन सिल्वाना ने बहस न करने और सिर्फ आज्ञा मानने का फैसला किया। अगर एडम को इससे कोई परेशानी नहीं थी तो सिल्वाना को कैटरीन को मना करने का कोई अधिकार नहीं था। आखिरकार सिल्वाना ऑपरेटर थी और कैटरीन फैंटम थी। अभी एडम को सिल्वाना की मदद की जरूरत नहीं थी, इसलिए अपने दस्ते के सदस्य के रूप में कैटरीन सिल्वाना को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकती थी जब तक एडम इसकी अनुमति देता। एलन, खैर, एलन कैटरीन का ऑपरेटर था जिसकी वह दुनिया के किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा परवाह करती थी। लेकिन जब चीजें ठीक नहीं होती थीं तो एलन पहला व्यक्ति था जिसे कैटरीन के क्रोध का सामना करना पड़ता था। कैटरीन, मिशन विभाग का कहना है कि उन्होंने हर चीज की कई बार जांच की है। कुछ घंटे पहले इग्नो चींटियों द्वारा तुम्हें उनके चींटी के टीले तक ले जाने से पहले स्कारलेट पायरोमेंसर इस ज्वालामुखी पर था। एलन ने अपनी आवाज में उदासी के साथ उत्तर दिया। उसे एहसास हुआ कि कैटरीन के लिए ये कितनी बुरी खबर थी। सिल्वाना ने सिर हिलाया। पुष्टि की गई। मिशन विभाग को किसी घटना की सूचना नहीं दी गई है। मैंने केवल एक चीज देखी है जो सूचीबद्ध है, वह है प्राइम थंडर डेमन की उपस्थिति, लेकिन ये प्रविष्टि आपके द्वारा राक्षस से निपटने के बाद पहले ही दिखाई दे चुकी है, सिल्वाना ने शांति से कहा। युद्धों के दौरान सिल्वाना ने न केवल एडम का मार्गदर्शन किया और उसे बताया कि उसके आसपास क्या हो रहा है, बल्कि उसने उसे किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहने में भी मदद की। यदि कोई महत्वपूर्ण घटना घट रही होती तो सिल्वाना को किसी भी अन्य ऑपरेटर की तरह यथाशीघ्र सिटाडेल को इसकी सूचना देनी होती थी। इस प्रकार प्राइम थंडर डेमन के प्रकट होने और सिल्वाना द्वारा ये सुनिश्चित करने के आधे मिनट बाद उसने पहले ही गढ़ को जानकारी भेज दी थी। एपिसोड 309 to 310। गढ़ में मिशन विभाग में हजारों लोग काम करते थे, क्योंकि यह सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय विभाग था। वे किसी भी समय मिशन की स्थिति बदलने के लिए तैयार रहते थे। हालांकि शुरू में एडम और कैटरीन स्कारलेट पायरोमेंसर की तलाश में निकले थे, लेकिन रास्ते में कई अन्य चीजें पहले ही घटित हो चुकी थीं। इग्नो चींटियों का घोंसला, गोल्डन लाइट स्क्वाड, अस्थायी गठबंधन, हर राक्षस को मारा गया, ज्वालामुखी का विस्फोट, प्राइम थंडर डेमन, BH-01 का आगमन और बहुत सारे हार्वेस्टर। ये सब पहले से ही एडम और कैटरीन के मिशन का हिस्सा था और रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। कैटरीन ने घबराकर एडम की ओर देखा, फिर दूर स्थित ज्वालामुखी की ओर और बड़े ही गुस्से से अपनी उंगली को काटने लगी। फिर अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कैटरीन एडम के पास गई और उसे कॉलर से पकड़ लिया, बल्कि कठोरता से और बेरहमी से, और उसे अपनी ओर खींच लिया। हम तब तक यहीं रहेंगे जब तक स्कारलेट पायरोमेंसर वापस नहीं आ जाता या हमें उसका नया ठिकाना नहीं मिल जाता, और मुझे परवाह नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? कैटरीन ने दांत पीसते हुए चिल्लाया। एडम कुछ जवाब देना चाहता था, लेकिन आखिरी क्षण में वह रुक गया क्योंकि उसने अपने कान में किसी की आवाज़ सुनी। अजीब बात यह थी कि सिल्वाना के अलावा एलन भी बोल रहा था। मैं समझ गया। एडम ने मुस्कुराते हुए कैटरीन के चेहरे तक पहुंचकर उसकी नाक को 2 उंगलियों से जोर से दबाया। कैटरीन की आंखें क्रोध और तीव्र पीड़ा से चौड़ी हो गईं। क्या बकवास है? तुम क्या कर रहे हो? कैटरीन गुस्से से चिल्लाई। लेकिन एडम ने उसकी नाक को और जोर से दबाया, दबाव डाला और कैटरीन को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कैटरीन ने एडम की पकड़ ढीली करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ स्टील का हो, पूरी तरह से स्थिर और बाहरी ताकत से अप्रभावित। फिर जब कैटरीन इसे और सहन नहीं कर सकी तो वह घुटनों के बल बैठ गई और अपने दोनों हाथों से एडम की उंगलियों को पकड़ लिया ताकि किसी तरह उसकी नाक के क्षेत्र में हो रहे तेज दर्द को कम किया जा सके। मुझे सब समझ आ गया है। मेरी नाक छोड़ दो, मैं बहुत घबरा रही हूँ। कैटरीन ने दया की भीख मांगी। अजीब बात यह है कि एडम को अपनी पकड़ ढीली करने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। कैटरीन को तुरंत राहत मिली, लेकिन वह अपनी नाक को रगड़ते हुए नाराज हो गई, जो अब टमाटर की तरह लाल हो गई थी। मैं बता सकती हूँ कि तुम्हें नहीं पता कि लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वैसे भी ऐसा कौन करता है? कैटरीन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। एक लड़की? एडम ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपनी ठोड़ी उठाई। मेरे लिए आप पहले एक प्रेत हैं, बाकी सब कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक पल के लिए कैटरीन की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि एडम के शब्दों का उसके लिए पहले से कहीं ज्यादा गहरा मतलब था। क्या इसका संबंध कैटरीन के गुस्से या शायद उसके अतीत से था? कौन जानता है? स्कारलेट पायरोमेंसर के बारे में चिंता मत करो। मैंने कहा था कि मैं उसे मारने में तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए मैं करूंगा।
चाहे वह यहाँ आए या कहीं और, चाहे वह अभी आए या कुछ घंटों में, मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक कि मैं अपने वचन के अनुसार अपना काम पूरा नहीं कर लेता। एडम ने आत्मविश्वास से एक तरफ हटते हुए कहा। उनके पास कुछ बदलाव होने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह सीधे काले पेड़ के पास गया और फिर से मोटी छाल के सहारे झुक गया। अपनी बाहों को छाती पर रखकर उसने दूसरी ओर देखा। कैटरीन ने सिर हिलाया और मुंह दूसरी ओर घुमा लिया ताकि एडम उसका चेहरा न देख सके। उसने अपनी शर्मिंदगी या असहजता को नहीं, बल्कि अपने चेहरे पर उभरी हुई सरल मुस्कान को छिपाने की कोशिश की। इस प्रकार 1 घंटा बीता, फिर दूसरा, तीसरा और इसी प्रकार आगे भी। वे सुबह ब्लैक सिंडर 1 में गए थे। एडम ने दोपहर को प्राइम थंडर डेमन को मार दिया था और कुछ ही घंटों में सभी हार्वेस्टर्स पहले ही गढ़ में वापस आ गए थे। ये देखते हुए कि कितना समय बीत चुका था, सूर्यास्त और शाम की शुरुआत का खतरनाक मील का पत्थर आ गया था। एक बार सूरज छिप गया तो रात हो जाएगी और यह बात दूसरों को बहुत चिंतित कर रही थी। अरे, मुझे पता है कि आपके पास एक महत्वपूर्ण मिशन है, लेकिन ऑस्कर ने अनिश्चितता से अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए कहा। वह उन्हें यह सुझाव नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे यह करना पड़ा। हमें रात होने से पहले गढ़ में वापस जाना होगा। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, ऑस्कर ने गंभीरता से कहा। एडम ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसने केवल कैटरीन की ओर एक नज़र डाली। उसे तय करना था कि इस स्थिति में क्या करना है। ... उसी समय ऊपर आसमान में कुछ हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि एक विशाल पारदर्शी गोले का आकार हो, जिसके कंपन और अधिक सक्रिय होते जा रहे थे। एडम ने पहले भी ऐसा अनुभव किया था, लेकिन अब उसे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। कैटरीन दूर क्षितिज रेखा पर ढलते सूरज को देख रही थी। बस थोड़ी देर और, लगभग 15 मिनट, शाम रात में बदलने लगेगी। अपनी ताकत के बावजूद वे रात में ब्लैक सिंडर फॉरेस्ट में नहीं रुक सकते थे। ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी। अगर स्कारलेट पायरोमैंसर अभी नहीं दिखा, तो सबसे अच्छा उपाय ये था कि पीछे हट जाएं और किसी और समय वापस आएं। इसके अलावा मिशन विभाग इस राक्षस के नए स्थान का पता नहीं लगा सका, जो एक अजीब लेकिन संभावित मामला था। शिट, 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 कैटरीन ने गुस्से में अपने पैर से जमीन पर लात मारते हुए कहा। हर बीतते सेकंड के साथ उसका चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से भर गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अब तक की सबसे बुरी घटना घट चुकी है। भाड़ में जाओ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कैटरीन ने अपनी छड़ी को उस काले पेड़ पर गिराते हुए चिल्लाया, जहां एडम खड़ा था। क्रैक, क्रैकल, क्रैकल, विशाल वृक्ष के अंदर से लावा के कुछ विस्फोटों के साथ काले टुकड़े भी उड़कर किनारे की ओर आ गए। कैटरीन ने स्पष्ट रूप से अपनी ताकत नहीं रोकी और पूरी शक्ति से हमला किया। आह, आह, आह! कैटरीन भारी सांसें ले रही थी, अपनी छड़ी को कसकर पकड़ रही थी और किसी तरह अपने गुस्से को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी जो उसके अंदर सक्रिय रूप से जल रहा था। एडम ने केवल आघात के बाद की स्थिति और गोल्डन लाइट स्क्वाड को देखा। एला, लेरो और ओसाना, ऑस्कर और उनके SH-01 लड़ाकू विमान से कुछ ही दूरी पर खड़े थे। वे कभी कभी दूर से अंबर रंग के सूरज की ओर देखते थे, जो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था और जमीन के पीछे गायब होता जा रहा था। उनके चेहरों पर चिंता के भाव थे। SH-01 के साथ वे रात होने से पहले आखिरी समय में उड़ान भर सकते थे और सुरक्षित रह सकते थे। लेकिन अगर वे समय पर ऐसा करने में विफल रहे, तो वे सभी घातक खतरे में पड़ सकते थे। अभी यह क्षेत्र खाली था, क्योंकि उन्होंने यहाँ सभी राक्षसों को मार दिया था, लेकिन जैसे ही रात होगी, सब कुछ नाटकीय रूप से बदल जाएगा और बहुत सारे विशालकाय दुष्ट कमजोर प्रतिद्वंद्वी प्रतीत होंगे। कैटरीन, हमारे पास 13 मिनट और 43 सेकंड बचे हैं। ऑस्कर ने उसे गौर से देखते हुए गंभीरता से कहा। मैं तुम्हें निर्णय लेने के लिए 5 मिनट दे रहा हूं, अन्यथा हम तुम्हारे बिना ही यहां से उड़ जाएंगे। ऑस्कर ने आत्मविश्वास से कहा और फिर मुड़कर अपने दस्ते की ओर बढ़ गया। अजीब बात यह है कि एडम को भी थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। यह उसके लिए अजीब था क्योंकि उसे रात का डर नहीं था। उसे यकीन था कि अगर वे ब्लैक सिंडर फॉरेस्ट से ज्यादा खतरनाक इलाके में नहीं गए तो वे बच सकते हैं। तो फिर यह चिंता हर मिनट क्यों बढ़ती जा रही है? एडम ने मन ही मन चारों ओर देखते हुए बुदबुदाया। यहाँ उनके अलावा कुछ भी और कोई भी नहीं था। एडम किसी और की आभा को महसूस नहीं कर सकता था, न ही वहाँ कोई विसंगति या कोई प्राकृतिक घटना थी। यह एक बहुत ही शांत क्षेत्र था जहाँ समय समय पर केवल हवा की धाराएं दिखाई देती थीं। हल्की हवा के कारण काली राख एक जगह से दूसरी जगह उड़ने लगी, जो राक्षसों की हड्डियों पर गिरकर खून के धब्बों को ढकने लगी। समय और प्रकृति मिलकर काम करके सतह पर पड़े विनाश के किसी भी निशान को मिटा सकते हैं। हालांकि यदि निशान बहुत बड़ा था, तो यह प्रकृति का हिस्सा बन गया, जैसे कि प्रकृति ने स्वयं इसके महत्व को पहचान लिया हो और महान युद्ध की स्मृति को हमेशा के लिए संरक्षित कर लिया हो। ठीक 5 मिनट बाद, वास्तव में थोड़ा अधिक समय बीत चुका था क्योंकि रात होने में केवल 8 मिनट ही बचे थे, ऑस्कर पुनः उनके पास आया। तो आपका निर्णय क्या है? पायलट पहले से ही इंजन को गर्म कर रहा है। अब जाने का कोई और मौका नहीं मिलेगा। मैं पूरी तरह गंभीर हूँ।
ऑस्कर ने एडम और कैटरीन को गौर से देखा और उसे एहसास हुआ कि अंतिम निर्णय लेना अब उसके हाथ में है। कैटरीन तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाई। ये स्पष्ट था कि उसके लिए अपरिहार्य को स्वीकार करना कितना कठिन था। उसने भारी भौहें सिकुड़ी, उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं और उसने अपने दांत पीस लिए थे। ऐसा लग रहा था कि उनमें से चिंगारी निकल सकती है। बकवास। मैं कितनी बदकिस्मत हूं। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है, शुरू से, मेरे इनिशियल जीन से लेकर अब तक। ऑस्कर की ओर देखने से पहले कैटरीन ने अपनी ताकत से गुर्राहट की। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। हम रात होने से 5 मिनट पहले उड़ान भरेंगे और सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। मेरी बदकिस्मती की वजह से तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा, कैटरीन ने आगे बढ़ने से पहले अफसोस भरी नज़र से कहा। ऑस्कर ने सिर हिलाया। वह मुस्कुराना चाहता था, लेकिन उसने मुस्कुराया नहीं, क्योंकि कैटरीन अंदर से ऐसी लग रही थी जैसे वह अभी अभी मरी हो। कैटरीन ऐसे आगे बढ़ी जैसे वह बचाव विमान की ओर नहीं बल्कि अपनी आंतरिक मृत्यु को भौतिक रूप देने के लिए मचान की ओर जा रही हो। एडम ने अपना सिर हिलाया और हल्की सी आह भरते हुए उसके पीछे चला गया। वह समझ गया कि कैटरीन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह सचमुच बहुत बुरी किस्मत वाली थी, लेकिन शायद इस बार दुर्भाग्य ने अपना दायरा बढ़ाने और सबकी किस्मत बदलने का फैसला कर लिया था। ताली बजाओ, ऑस्कर ने दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हुए ताली बजाई। ठीक है, हम सब एक साथ गढ़ की ओर वापस जा रहे हैं। एल्ला और लेरो ने खुलकर मुस्कुराया। वे खुश थे कि कैटरीन आखिरकार मुश्किल लेकिन सही फैसला लेने में सक्षम हो गई थी। ओसाना केवल अपना सिर झुकाकर उदास कैटरीन की ओर देख रही थी। एडम उसके पीछे चल रहा था। अच्छा, लगता है कि उन दोनों को किसी दूसरे मिशन पर जाना होगा। शायद मुझे भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए। यह एक अच्छा नेटवर्किंग समाधान होगा। ओसाना ने पीछे मुड़ने और उस लड़ाकू विमान की ओर बढ़ने से पहले सोचा जो पहले से ही उड़ान भरने के लिए तैयार था। वह और लेरो लड़ाकू के सबसे करीब थे। उसी समय अंधेरे आकाश में वास्तविक सूर्य के प्रकाश के समान एक चमकीली चमक दिखाई दी। क्या बकवास है, एल्ला ने असमंजस में कहा। क्या ये कोई असामान्य बात है? यहीं और अभी, लेरो ने आश्चर्य से कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपना सिर उठाया और आसमान में लपटों को देखा जो लगातार बड़ी होती जा रही थीं। विसंगतियां कभी भी कहीं भी दिखाई दे सकती हैं, लेकिन लेरो को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब अभी हो रहा है। हालांकि विसंगतियां लेरो के लिए इतनी खतरनाक नहीं थीं कि वह उनसे डरे। उसकी निगाहों में डर से ज्यादा हैरानी थी। रुको, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, एल्ला ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। किसी कारण से उसे लगा कि विसंगति बढ़ रही थी, हालांकि यह इतनी तेजी से नहीं हो सकता था। होश। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके शरीर में बिजली के झटके दौड़ रहे थे। एक भी पल बर्बाद किए बिना कैटरीन के पास से गुजरते हुए और उसे जमीन पर गिराते हुए एडम आगे की ओर झपटा और अपने पीछे बिजली का निशान छोड़ गया। उसकी सारी मांसपेशियां तनावग्रस्त थीं और उसके पैरों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एक युवक की शक्ति के बजाय रॉकेट इंजन की शक्ति का सामना करना पड़ रहा हो। जब ओसाना और लेरो अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आग की लपटें क्या हैं, उनकी पुतलियां धीरे धीरे चौड़ी होने लगी क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि क्या हो रहा है। तभी एडम उनके पास प्रकट हुआ। एडम ने ओसाना और लेरो को पकड़ लिया, उन्हें अपने कंधों पर फेंक दिया और जितनी जल्दी हो सका वहां से निकल गया। ओसाना और लेरो ने केवल एक चीज देखी, वह थी काली राख की एक उठती लहर, काले कण जो उनकी आंखों के सामने से गुजर रहे थे। इसके बाद एडम के शरीर से नीले रंग की विद्युतीय चमक निकलने लगी तथा लड़ाकू विमान छोटा होता गया तथा वे तीव्र गति से उस स्थान से दूर चले गए। बाम, लड़ाकू विमान के आकार जितनी बड़ी लपटों का एक विशाल गोला SH-01 पर गिरा, जिससे भीषण विस्फोट हुआ और आग की लहरें तेजी से फैलने लगीं। कैटरीन, ऑस्कर और एल्ला को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। विस्फोट से लड़ाकू विमान, पायलट तथा उसके आसपास की दर्जनों मीटर जमीन तुरंत नष्ट हो गई। कैटरीन वह पहली व्यक्ति थी जिसने लपटों की धाराओं के पीछे कुछ देखा। यह विशाल पंख थे, लेकिन पक्षी की तरह नहीं बल्कि बख्तरबंद भरिंग की तरह। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उस विशालकाय भरिंग के चारों ओर कुछ छायाएं थीं, मानो वे ही कारण थे कि यह राक्षस अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हुए जमीन पर गिर पड़ा था। एसेंट स्कारलेट पायरोमेंसर इस दुनिया में कैटरीन को इस राक्षस को मारने और उसके इनिशियल जीन को अपने लिए लेने से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। उसने इस राक्षस के 3D मॉडल, फोटो और वीडियो को उसके चेहरे से ज्यादा बार देखा था। एक तरह से वो इस राक्षस के प्रति किसी पागल की तरह आसक्त थी, क्योंकि वो एसेंस स्कारलेट पायरोमेंसिस के बारे में सब कुछ जानती थी, उनकी क्षमताओं और शारीरिक विशेषताओं से लेकर उनके पसंदीदा आवास और उपस्थिति तक, यहाँ तक कि सबसे छोटी जानकारी भी। अब ये पहली बार था जब उसने स्कारलेट पायरोमेंसर को वीडियो या मॉनिटर के चश्मे से नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से देखा था। राक्षस का पूरा शरीर गहरे लाल कवच से ढका हुआ था। उसके 2 विशाल पंख आग की एक लहर छोड़ रहे थे जो उसके आसपास की हर चीज को जलाने की कोशिश कर रही थी।
भरिंग का लंबा मोटा सींग लाल रंग की लपटों से ढका हुआ भाला जैसा लग रहा था, जो जरूरत पड़ने पर आसमान को भी भेद सकता था। 6 पैरों पर लगातार आग उगलती पंखुड़ियों की भीड़, कवच के नीचे छिपी 4 भयानक आंखें, और राक्षस के जबड़े पर घनी तरल लपटों से भरी 2 मोटी ग्रंथियां। ये सब किसी भी व्यक्ति में भय और आतंक पैदा कर सकता है जो एसेंस स्कारलेट पायरोमैंसर का सामना करता है। सॉल्ट गांव में एडम ने जिस एसेंस थंडर डेमन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसके विपरीत इस एसेंस मॉन्स्टर ने बहुत पहले ही अपनी कलाकृति को अवशोषित कर लिया था, इसलिए स्कारलेट पायरोमैंसर का कोई उजागर कोर नहीं था, जो थंडर डेमन की कमजोरी थी। इसका मूल कहीं अंदर था, शायद अंधेरे और पूर्ण मौन में। कोई व्यक्ति भरिंग के ठोस कवच के नीचे प्रकाश देखकर बता सकता था कि वह कहाँ है, लेकिन इस अराजकता में ऐसा करना असंभव था। कैटरीन को सबसे पहले पता चला कि यह एसेंस स्कारलेट पायरोमैंसर है, और राक्षस के शरीर पर कुछ खरोंचों से उसे यकीन हो गया कि यह वही स्कारलेट पायरोमैंसर है जिसका वे आज शिकार कर रहे थे। कैटरीन गलत नहीं हो सकती थी, उसे इस बात का पूरा यकीन था। होश! इससे पहले कि कैटरीन या कोई निष्कर्ष निकाल पाते, एक शक्तिशाली आघात उन तक पहुंच गया। आग की लपटें राख के साथ मिल गईं, आंशिक रूप से गंदी और काली हो गईं, जैसे हिंसक मौत का संकेत हो। टक्कर से एला, ओस्कर और कैटरीन एक ओर गिर गए, जिससे वे एक विशाल काले पेड़ से टकरा गए, जिससे उसका शक्तिशाली तना टूटकर जमीन पर गिर गया और उनके लिए एक दीवार बन गया। एडम और ओसाना, लहरों को अपने कंधों पर उठाकर, सुरक्षित दूरी पर जाकर, बड़ी मुश्किल से आघात की लहर से बच पाए। स्थिति को समझते हुए, एडम ने कैटरीन की ओर देखा और उनकी ओर बढ़ गया, और जल्द ही खुद को काले पेड़ के पास पाया। अरे, यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये कोई असामान्य बात है? ऑस्कर ने अविश्वास से कहा। कैटरीन ने अपने हाथों को सामने की ओर फैलाते हुए, अपनी ओर उड़ती धूल से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कहा। संभावना नहीं है। विसंगतियां इतनी तेजी से नहीं चल सकती, इसके अलावा, विसंगति का मूल भाग अपनी जगह पर ही बना रहता। यह एक राक्षस है। यही वह एसेंस स्कारलेट पायरोमैंसर है जिसके लिए हम आए थे। कैटरीन ने जमीन से उठने की कोशिश करते हुए कहा। ओस्कर और एला की आंखें चौड़ी हो गईं, न केवल इस बात से कि रात होने से ठीक पहले अचानक एक टॉप 8 राक्षस प्रकट हो गया था, बल्कि इस बात से भी कि स्कारलेट पायरोमैंसर ने लड़ाकू को नष्ट कर दिया था। दुर्घटनाग्रस्त स्कारलेट पायरोमैंसर ने एक विशाल उल्का के गिरने जैसा विस्फोट किया, लेकिन ये राक्षस की चालाक योजना नहीं थी। थंडर डेमन ऐसी योजना बनाने में सक्षम था, लेकिन स्कारलेट पायरोमैंसर नहीं। ये बात स्कारलेट पायरोमैंसर के गले की गहराई से आई पहली दहाड़ या कहें उग्र गुर्राहट से स्पष्ट थी। RRRRRRTTTTTTTSSS। यह अजीब ध्वनि थी जिसे जानवर निकालने में असमर्थ थे, लेकिन कीड़े इसे आसानी से निकाल सकते थे। फिर एडम, कैटरीन, ओस्कर और अन्य लोगों ने सबसे पहले स्कारलेट पायरोमैंसर के विशाल शरीर से चिपके हुए 3 छायाचित्रों को देखा। वूश! स्कारलेट पायरोमैंसर के पंख तेजी से हिलने लगे, जिससे हवा के साथ मिश्रित धाराओं के साथ 3 में से 2 छायाएं उड़ गईं। तीसरा सिलहुट, जो भूरे रंग की त्वचा और लंबे जबड़े वाला एक भेड़िए के आकार का राक्षस था, जमीन पर रहने में कामयाब रहा और स्कारलेट पायरोमैंसर के जबड़े के सामने जाकर रुका। क्या बकवास है, लेरो ने बड़बड़ाते हुए कहा, जबकि उसके शरीर में सिहरन की लहरें दौड़ रही थीं। घबराहट में उसकी आंखें एक राक्षस से दूसरे राक्षस पर घूम रही थीं। बाकी सभी की प्रतिक्रिया भी वैसी ही थी। उनके व्यवहार का कारण सरल था, उनमें से कोई भी इन राक्षसों को नहीं पहचानता था। एडम ने जमीन पर पड़े राक्षस को गौर से देखा। उसका शरीर मांसल था और उस पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे। उसकी रीढ़ की हड्डी के नुकीले कांटे उसकी पीठ से उभरे हुए थे और उसकी तनी हुई भूरी त्वचा से होकर गुजर रहे थे। उस प्राणी की कोई पूंछ नहीं थी। इसके 2 लंबे कान, 2 अंबर रंग की आंखें और 4 लंबे पंजे थे, जिनमें कई उंगलियां थीं। इसके पंजे मानव हथेलियों की तरह थे, पतली उंगलियां और पंजे ब्लेड की तरह तीखे थे। एडम की रीढ़ की हड्डी में रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिमाग में एक असंगति थी, क्योंकि ये राक्षस बहुत शक्तिशाली नहीं दिखते थे, फिर भी उनकी आभा भयावह थी। इसके अलावा, उसे पहले से ही यह एहसास हो गया था कि ये 3 समान राक्षसी कारण थे जिनकी वजह से स्कारलेट पायरोमैंसर को जमीन पर गिरना पड़ा था। स्कारलेट पायरोमैंसर की ओर से, इन राक्षसों से निपटने के लिए यह एक मजबूरी भरा कदम था। एडम को लगा कि हालांकि ये राक्षस ताकतवर थे, लेकिन वे अपनी श्रेणी में बहुत कमजोर थे। वह इसे समझा नहीं सकता था, लेकिन यह बहुत जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। एला की आंखें चौड़ी हो गईं। ये किस तरह के राक्षस हैं? वे निश्चित रूप से शीर्ष 10, शीर्ष -20 या शीर्ष 30 नहीं हैं, लेकिन कमजोर राक्षस शीर्ष 8 में शामिल स्कारलेट पायरोमैंसर को उसके जीवन के लिए इतनी भयंकर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एला ने कांपती आवाज में बड़बड़ाया। ये बात उन सभी को पहले से ही पता थी। धीरे धीरे, उनके मन इस नतीजे पर पहुंच रहे थे कि वे बस सुनने से डरते हैं। क्रैकल! स्कारलेट पायरोमैंसर के 6 पैरों में से 4 ने ग्रे राक्षस को पकड़ लिया और उसे जमीन पर दबा दिया।
फिर स्कारलेट पायरोमेंसर के मुंह में ग्रंथियां जोर से हिलने लगीं और गहरे लाल रंग में बदल गईं। होश! स्कारलेट पायरोमेंसर के जबड़े से आग की एक शक्तिशाली धारा फूट पड़ी, जो उस भूरे राक्षस के सिर पर बरसने लगी, जो स्कारलेट पायरोमेंसर से केवल 2 मीटर की दूरी पर था और विशाल भरिंग के लंबे पैरों से जमीन से बंधा हुआ था। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि अगर वह ग्रे राक्षस की जगह होता तो अब तक राख में बदल चुका होता। इतनी दूरी से भी वह दर्दनाक गर्मी महसूस कर सकता था। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद भूरे राक्षस की त्वचा में आग लगनी शुरू हो गई। आग की लपटों को राक्षस के मांस तक पहुंचने और उसकी आंखों और मस्तिष्क के साथ साथ उसके सिर को जलाने में 10 सेकंड से अधिक का समय लगा। एडम, सिल्वाना ने चिल्लाकर कहा, जबकि अन्य 2 भूरे राक्षस अपने अगले हमले के लिए तैयार थे, अपने गिरे हुए साथी का बदला लेने के लिए उत्सुक थे। उसी समय बाकी सभी फैंटम के संचालकों ने भी यही बात कहनी शुरू कर दी। उनमें से हर किसी की आवाज में घबराहट और थोड़ी घबराहट थी, चाहे वह सिल्वाना हो, एलन हो या ऑस्कर का संचालक। ये ग्रे स्कैवेंजर्स हैं। मुझे नहीं पता कि वे यहाँ कहाँ से आए हैं, लेकिन ये बैंगनी खतरे के स्तर के राक्षस नहीं हैं, ये हल्के पीले खतरे के स्तर के राक्षस हैं। सिल्वाना ने जल्दी से एडम को जानकारी देते हुए कहा। हल्का पीला खतरा स्तर, हल्का, इसका क्या मतलब है? एडम ने घबराकर कहा। तुम्हें अभी वहां से निकल जाना चाहिए। न केवल ग्रे स्कैवेंजर्स के खतरे के कारण, बल्कि इसलिए भी कि मैं समझ नहीं पा रही हूं कि वे यहाँ कैसे आए। सिल्वाना चिल्लाई। उसी समय बाकी सभी ने भी अपने ऑपरेटरों से मिली जानकारी को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। केवल एडम ही चुप रहा और उसने आसमान की ओर देखा, जहां प्रकाश की किरणें अंधेरे पर्दे से होकर गुजर रही थीं। वह उन्हें पहचान सकता था, क्योंकि उसने पहले भी एक बार ऐसा कुछ देखा था। कांपना, कांपना, कांपना। तभी उनके क्षेत्र के ऊपर आकाश में एक विशाल पारदर्शी गोला दिखाई दिया, जिसकी सतह सक्रिय रूप से कांप रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह गोला सिकुड़कर पूरी तरह से गायब हो गया, और इसी तरह स्कारलेट पायरोमेंसर, ग्रे स्कैवेंजर्स और बाकी सभी भी गायब हो गए। काले पेड़ के पास जहां एडम, कैटरीन और गोल्डन लाइट स्क्वाड खड़े थे, अब कोई नहीं था। केवल उनके पैरों के निशान बचे थे।